लेट्स स्टार्ट. त्याचा आवाज कमी कर. इतना करो का. ओके. यस. चलो. सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. लेट्स कंटिन्यू. सैलरी में थोड़ा सा ही पार्ट है, तो आई विल फिनिश दैट एंड देन आई विल स्टार्ट विद हाउस प्रॉपर्टी लगे तो. एंड ठीक है ना. आपने एडवांस टैक्स देखा क्या? ओके है ना? हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि एडवांस टैक्स दे देती हूँ. एक्चुअली जस्ट लेक्चर हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद किया एंड आई वाज जस्ट हैविंग अ वर्ड एंड देन आई जस्ट थॉट कि लेट्स डू एडवांस टैक्स, तो आपका मतलब वो एक चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा, है ना? क्या? ओह. हाँ. चेक, डू इट फास्ट, वी कांट कीप इट अनलिस्टेड सो लॉन्ग. सैटरडे संडे से डाला हुआ है वो. सैटरडे को लिंक शेयर किया ना मैंने आपके साथ. हाँ. और बाकी के अभी क्लासेस भी नहीं है ना तुम्हारे फास्ट ट्रैक. हाँ. ओके. नाउ लेट्स गो अहेड. टेलीग्राम पे देखती हूँ तुम्हारे चैट्स, या तुम ऐप पे भी डाल सकते हो. ऐप आई डोंट नो, ओनली वन पार्ट मस्ट बी ओपन, विच वन आई डोंट नो. तो मैं यहाँ पे देख ही लूँगी. है ना. गुड मॉर्निंग. मयूरी आज ऑनलाइन कर रही है. परफेक्ट. लेट्स स्टार्ट. ओके. ध्यान से सुनते. एक ही पार्ट बचा है सैलरी वाला, सो आई कंप्लीट. आई थिंक हमारा डीटी काफ़ी अच्छे से हो रहा है ना. व्हाट इज रिमेनिंग, लेट मी जस्ट चेक एक बार डीटी का. मेरे पास है क्या? नहीं है. बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एक आध दो चीज़ें बतानी है मुझे, वो बता दूंगी आपको. क्लबिंग सेट ऑफ हो गया. आईटीआर भी बचा है. ठीक है. आईटीआर भी फिर से बहुत स्कोरिंग है, और वो मार्क्स भी लेके देता है और इजी भी है. तो एच पी आई टी आर ऐसे कर लेंगे अपन पहले, रेसिडेंशियल, और फिर लास्ट में मैं कैपिटल गेंस कराऊंगी. ठीक है. दैट इज़ हाउ आई विल कीप द फंडा. क्योंकि कैपिटल गेंस तो इज़ लाइक नेवर एंडिंग. वो प्रॉब्लम्स ही एज गुड एज रेगुलर क्या और फास्ट ट्रैक क्या, मतलब उतना ही हर क्वेश्चन अलग होता है. ठीक है. बट वील डील विद दैट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. यस. सो गुड मॉर्निंग योगिता, गुड मॉर्निंग. लेट्स कंटिन्यू. अब सैलरी की बात है, सुन के लेना. प्री रिजल्ट नहीं, वी आर इन फास्ट ट्रैक. सैलरी किधर है? सैलरी ये है क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी? नहीं. वे सैलरी आई कांट फाइंड इट. हाँ, गॉट इट. चलो. ध्यान से सुनेंगे. अब आपको पता है क्या, दो फिल्टर लगे हुए हैं यहाँ पे आगे की, अगर ये बात और तुरंत उसका क्वेश्चन. दिस इज लाइक अ डेजर्ट. आपको करना है तो आप कर लेना. ये जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगी सैलरी वाला, सो फटाफट मैं सैलरी का ये कॉन्सेप्ट खत्म करके आई विल बी स्टार्टिंग विथ एच पी. करेक्ट है. यस. अब यहाँ पे ध्यान देंगे और समझ के लेंगे. आपने कल सैलरी का टेस्ट दिया? सैलरी का टेस्ट दिया क्या कल? क्यों? सैलरी का टेस्ट देना है ना. दिया क्या नहीं दिया? भाई क्या, लेक्चर भी नहीं देखा, टेस्ट भी नहीं दिया? क्या? हाँ. ओके. ठीक है, ठीक है. कोई बात नहीं. अब सैलरी का टेस्ट दे दो जल्दी से, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दे दूंगी और उसके बाद एक क्विक डिस्कशन भी करूंगी उसका. ठीक है. ठीक. ठीक, कर ले. अब सुन के लेना. मुझे आपको क्या सिखाना है, वो मुझे परक्विजिट का पेज नंबर बोलो ना, फास्ट ट्रैक में से. 7.5 लाख वाला. हाँ, मिल गया, आ गया. यस. तो पे अटेंशन, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. रेडी है क्या? हाँ, सुनो अभी. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन. लाइव ओपन हो गया मेरा.
लॉ का फास्ट ट्रैक है 9:45। कितने बच्चे हैं कॉमन लॉ में? तुम सबका लॉ है। चलो ठीक है। All right. Now here pay attention. 10, no, it will take 15-20 minutes with question for this concept. Now listen carefully. See, we have already studied employers country. क्या पढ़ा है हमने? Employers country. ध्यान से सुन के लेना मैं क्या बता रही हूँ। Employers country to RPF. Employers country to RPF. It is exempt up to 12%. So it is exempt up to 12% of salary. अब इसमें क्या प्रॉब्लम था? अब निर्मला सीतारामन स्टार्टेड सर्चिंग, यार कुछ तो प्रोविजन निकालो, कुछ तो ऐसे प्रोविजन निकालो जहाँ पे हम टैक्स कर सके और भी टैक्स कर सके, कुछ तो ऐसे लूपहोल्स होंगे जहाँ पे हमने एग्जम्पशन ज़्यादा दे दिए होंगे, तो लेट अस टैक्स। नाउ ये उनकी जो प्रॉब्लम है निर्मला सीतारामन का, ये जो सोच है, इट स्टार्टेड इन 2 years। और यहाँ पे उन्होंने 1 year है जहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्री को काउंट किया, उसके बाद उन्होंने यही प्रोविजन एम्प्लॉय कंट्री पे लाया। मुद्दा क्या है सुन के लेना। Let's compare Babu Rao, and Babu Rao's salary is 1,44,000, let's say 12 lakhs. Babu Rao का सैलरी कितना है? 12 lakhs. And let's talk about Raju, and Raju's salary is 92 lakhs. Now please understand, इनका बेसिक या इनकी जो सैलरी है बाबू राव की काफ़ी कम है और राजू की सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब निर्मला सीतारामन से हमने कितना एग्जम्पशन किया? 12%। या 12% of 12 lakh is 1,44,000, but 12% of 92 lakhs is how much? 11,04,000। अब निर्मला सीतारामन से परसेंटेज वाइज 12% सही है, बट आप कंपेयर करो कि बाबू राव को मैंने बेनिफिट दिया 144, और वही अगर मैं क्वांटिटी वॉल्यूम मतलब वैल्यू के फॉर्म में देखती हूँ किसका बेनिफिट? राजू का, दैट कम्स टू 11,04,000। सो शी वॉज अ लिटिल दिस कि यार ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया। तो ऐसा नहीं किया कि 12% को हमने कम कर दिया। शी सेड लेट मी पुट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यू। सो व्हाट डिड निर्मला सीतारामन से? लेट मी पुट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट? ऑन द वैल्यू। तो जो वैल्यू है उस पर मुझे रेस्ट्रिक्शन डालने दो। तो क्या रेस्ट्रिक्शन कैसे डालेंगे? तो मुद्दा ऐसे है कि यहाँ पे शी सेड ये जो अमाउंट है इससे मुझे प्रॉब्लम है, 12% से प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ लोगों का 12% भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और इतना मैं टैक्स फ्री उनको बेनिफिट नहीं दे सकती। जस्ट इमेजिन एम्प्लॉयर आपके अकाउंट में 11 लाख डाल रहा है, आपका फायदा है, एंड इट इज़ टैक्स फ्री, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। सो दैट इज वाई शी सेड आई कांट टॉलरेट दिस। सो शी सेड शी इंट्रोड्यूस्ड अ परक्विजिट 1727 सेइंग व्हाट? जो भी एम्प्लॉयर का कंट्री है, employers country to RPF, employers country to NPS, she didn't touch this 12%। 12% प्रोविजन वैसे ही रखा है। she didn't want to disturb people like बाबू राव जिनकी सैलरी कम है, 12% जो भी वैल्यू आ रहा है, देन शी कैन टॉलरेट दैट। शी सेड आई कांट टॉलरेट एग्जम्पशन अबाउट 7.5 लाख। 7.5 लाख तक है तो ठीक है, मे बी कल जाके अगले बजट में ये 7.5 का चेंज भी हो सकता है। टुडे शी कैन टॉलरेट अप टू 7.5 लाख का बेनिफिट, कि ये टैक्स फ्री बेनिफिट मिल रहा है और 7.5 लाख तक है तो ठीक है भाई, उसके ऊपर शी सेड आई कांट टॉलरेट। सो टुडे एम्प्लॉयर्स कंट्री टू आरपीएफ आपको अमाउंट निकालना है, एम्प्लॉयर्स कंट्री टू एनपीएस का अमाउंट निकालना है, एम्प्लॉयर्स कंट्री टू सुपर एन्युएशन फंड, जितना भी है टोटल लिखना है यहाँ पे, जितना भी कंट्रीब्यूशन। तो मैम हमने जो सीखा कि सुपर एन्युएशन इज एग्जाम्प्ट अप टू 1.5 लाख, वो आप करते रहो, ऊपर के परक्विजिट को चेंज नहीं किया, 12% को चेंज नहीं किया। जैसे ना ये रनिंग रेस है, आप सुनो कि समझ के लो कि 2 फिल्टर लगे हुए, 2 ऑब्स्टिकल्स है, बाबूराव ने 12% वाला पार कर दिया, बढ़िया है। बाबूराव भागते भागते आगे जा रहे तो उसने 7.5, उसका जो कंट्री है वो 7.5 लाख के अंदर है तो उसने वो भी पार कर लिया। लेकिन जब राजू रेस में भागना चालू करेगा वो 12% वाला हर्डल क्रॉस कर देगा,
लेकिन 7.5 लाख वाला फिल्टर वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो वॉट एवर इज अबाउ 7.5 लाख वो टैक्स हो जाएगा। तो आपको 2 फिल्टर लगाने, तो जो पहला वाला फिल्टर है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, आप जैसे करते आ रहे हो वैसे करना है कि एम्प्लॉयज कॉन्ट्री इज एग्जाम्ड अप टू, अच्छा 12% के ऊपर टैक्सेबल है, हाँ तो उसको बाहर टैक्सेबल कर दो, फिर टोटल अमाउंट नीचे लिख दो, फिर 7.5 लाख तक एग्जाम्पशन है, उसके ऊपर कुछ भी होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इट्स लाइक 2 फिल्टर्स। तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्री टू सुपरएन्यूएशन ये टोटल लेने का, इफ दिस टोटल is up to 7,50,000, she says I have no problem, but if this exceeds 7.5 lakh, then whatever exceeds 7.5 lakh, whatever exceeds 7,50,000, that excess amount is going to be taxable, that excess amount is going to be taxable। ध्यान में आ रहा है क्या सबको? तो फिर ये जो एक्सेस अमाउंट है वो क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। खत्म यार, ये प्रोविजन ऑलरेडी आई टेल यू व्हाट, इस प्रोविजन को ये एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल होगा, एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। इतना ही नहीं, ये जो एक्सेस है, एक्सेस अमाउंट, एक्सेस का मतलब क्या है, 7.5 लाख के ऊपर, दैट एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल एज अ परक्विजिट एंड इट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन, ये एक सेक्शन है आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, 17(2)(7। इतना ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस अमाउंट, इंटरेस्ट, बोनस, सुपरएन्यूएशन फंड में जहां पे भी ये पैसे पड़े हुए, 7.5 लाख तक हमको प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर मिले गए इंटरेस्ट, बोनस, जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा आपको मिलते जा रहा है उस पर भी हमको प्रॉब्लम नहीं, बट जो 7.5 लाख के ऊपर है उसके साथ प्रॉब्लम है, उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पे भी प्रॉब्लम है। तो जो 7.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, जो 7,50,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस इज ऑल्सो गोइंग टू बी टैक्सेबल and it is taxable under section 17(2)(7)(a। I'll tell you, लगभग ये प्रोविजन बजट में अनाउंस की गई थी और 1 साल लगा उनको नोटिफिकेशन लेके आने के लिए, 1 साल सीबीडीटी को लगा नोटिफिकेशन और फॉर्मूला डिसाइड करने में कि यार इसका फॉर्मूला हम डिराइव कैसे करेंगे। 1 साल के बाद नोटिफिकेशन आया, चेंज अनाउंस होने के बाद, ठीक है। तो अगर यही चीज मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे भी आपको मार्क करके दी हुई है, देखो वैसे ही दिया है, सिंपल सी बात। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू आरपीएफ लिखना है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू एनपीएस लिखना है, आपको एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू सुपरएन्यूएशन और ये टोटल करना है, एंड ये टोटल अमाउंट माइनस 7.5 लाख होगा तो इट विल बी अ परक्विजिट। तो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल अमाउंट माइनस 7,50,000 इज गोइंग टू बी अ परक्विजिट। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? ये परक्विजिट कैलकुलेट करना बहुत आसान है, बट उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही भयंकर एक फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा। आपको ये झेपा तो सुपर, नहीं झेपा तो इंटरेस्ट वाले पार्ट को तो गो टू हेल बोल देना, उसके ऊपर पूरा एक दिन वेस्ट करने का प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ अगर आप कर पाते हो तो सुपर्ब है, आपको समझा तो बढ़िया है, नहीं तो आप सैलरी पे फोकस करो। ज्यादा करके क्वेश्चन किस पे आते हैं, सैलरी, परक्विजिट, अलाउंसेस, इस टाइप का होता है। अब यहाँ पे देखना, ये आपको समझा क्या? चलो मुझे बोलो कौन से 3 कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपरएन्यूएशन। राइट इट डाउन, टेक अ टोटल। इफ द टोटल इज अबाउट 7,50,000, तो जो भी टोटल अमाउंट आएगी माइनस 7.5 लाख, 10 लाख हो गया सपोज ये, या राजू के केस में कितना हो गया, 11,04,000। लेट्स से यहाँ पे हम लिखेंगे 11,04,000, उसका एम्प्लॉयर एनपीएस में नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा, सुपरएन्यूएशन में नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा, तो 11,04,000 माइनस 7.5 लाख, so 3,54,000 will be Raju's perquisite, taxable under section 17(2)(7), and whatever interest he gets on 354, that interest calculation is a really एक फॉर्मूला है, वैसे ही करना है अपने को। थोड़ा सा उस फॉर्मूला में लॉजिक होगा, थोड़ा उसको फोकस करेंगे एंड विल गो हेड, ठीक है। अब वो जो फॉर्मूला है वो ऐसा भयंकर फॉर्मूला है, ओ माय गॉड, लुक एट द फॉर्मूला। टीपी मीन्स टैक्सेबल परक्विजिट, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल परक्विजिट क्या होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट का पार्ट है, ये टैक्सेबल परक्विजिट मीन्स दिस इज 17(2)(7)(a। व्हाट इज 17(2)(7)(a? बॉस 17(2)(7)(a टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट एंड 17(2)(7) टॉक्स अबाउट 7.5 लाख के ऊपर, एंड 17(2)(7)(a टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट ऑन दैट एक्सेस अमाउंट। झेपता है क्या? अब देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, पीसी इज द परक्विजिट, जो भी परक्विजिट है 7.5 लाख के ऊपर उसको क्या बोला है, पीसी। पीसी डिवाइडेड बाय 2, जनरली हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं क्योंकि एवरेज हमें निकालना होता है, इंटरेस्ट हम एवरेज रेट, एवरेज बैलेंस पे लेते हैं। तो पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्लस PC1 मतलब लास्ट ईयर का परक्विजिट, प्लस TP1 इंटू आर।
तो इस टाइप का फॉर्मूला है। अब ये डायरेक्टली मैं आपको कैसे समझाती हूँ, विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन, राइट। अब ये जो सारे प्रोविजन है, इसका नोटिफिकेशन देखोगे तो नोटिफिकेशन केम ऑन 5 मार्च 2021। तो नोटिफिकेशन कभी आया? 5 मार्च 2021। माने ये एक्चुअली एप्लीकेबल हुआ था उसके पहले फेब्रुअरी 2020 में ये आया था। सो दिस प्रोविजन वाज डिक्लेयर्ड इन फेब 2020। ध्यान में आया क्या? और फेब 2020 में डिक्लेयर करने के बाद लगभग क्या हुआ था? एक साल के बाद इट वॉज मेड टैक्सेबल। नहीं, उसका ये आया, क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन। आवाज़ सही है क्या? थोड़ा उसको वॉल्यूम बढ़ाने को बोलती हूँ। थोडंसं फक्त वॉल्यूम वाढव ना, वॉल्यूम वाढव। और ऐसे ही उन्होंने क्या किया पता है क्या? सुनो ना, ए लिसन। PY 2021 से फर्स्ट शी फोकस्ड ऑन, हाँ थांब 2 मिनिटं तेच थांब, नाही तर ते कधी कधी हाय पिच होते खूप, हाँ थोडं कमी कर। PY 2021 में शी इंट्रोड्यूस दिस फॉर एम्प्लॉयज कॉन्ट्री, then next year she introduced this for employees country. Now first PY she introduced it for employees country and उसके बाद she introduced it for employees country. Employees country तो was required also. I'll tell you what, listen. आपने FD में पैसे रखे, सुनो ना, कहाँ पैसे रखे? FD में। इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा क्या? टैक्सेबल होगा ना। हाँ, आपने वो पैसे म्यूचुअल फंड में डाले, डिविडेंड मिला, शेयर्स खरीदे, डिविडेंड मिला, सब टैक्सेबल है कि नहीं? क्लाइंट आता है, बोलते हैं मैम मैं क्या करूँ, कुछ तो मेरे को, मैं सैलरीड व्यक्ति हूँ, इतना ऑलरेडी टैक्स दे रहा हूँ, कोई खर्चा अलाउड नहीं है, सिर्फ 3 ही डिडक्शन अलाउड है, वो भी एंटरटेनमेंट सिर्फ गवर्नमेंट, पीटी तो इतना सा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स 50,000 है, क्या करूँ मैं? कहीं पे भी कुछ भी कर रहा हूँ तो ओके रहता, कहीं पे भी कुछ भी कर रहा हूँ तो टैक्स ही टैक्स लग रहा है। देन आई विल टेल हिम डू वन थिंग, योर एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ना 11,04,000, you also you contribute 15 lakhs. Can I contribute more than my employer? Yes I can. 15 लाख क्या, तेरी सैलरी 1 करोड़ है ना, तू 20 लाख डाल दे। Whatever your country also goes in the PF, interest is exempt. टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट कहाँ मिलने वाला है? समझ रहा है कि नहीं तुमको? तुम समझो, ये प्रोविजन आने से पहले राजू को 11,04,000 टैक्स फ्री मिल रहा था उसके अकाउंट में। उसके बाद राजू को मैं बोलती वो तेरा एम्प्लॉयर 11 लाख फो कर रहा है ना, तू 11,04,000 मत डाल, तू 20 लाख डाल, तू 25 लाख डाल, तू बाहर 25 लाख का एफडी बनाएगा, उधर 6-7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इधर तो 8% है और वो 9.5 के अंदर है। वॉट एवर इंटरेस्ट यू विल गेट, इफ द इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इज अप टू 9.5%, इट इज एग्जाम। पूरा टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट था ये। कितने सालों किया है ऐसे लोगों ने, एक एक करके लूप होल निकाल रहे। टैक्स कहाँ से बढ़ाएंगे? खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं ना गवर्नमेंट के, इनकम कहाँ से बढ़ाएंगे? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला एम्प्लॉई के कॉन्ट्री पे देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ 2,50,000। 2,50,000 तक आप कंट्रीब्यूट करोगे, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा टैक्स फ्री होगा। 2,50,000 के ऊपर आप जो भी कंट्रीब्यूट करोगे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा बॉस, इट विल बिकम टैक्सेबल। हाँ, बट इसके लिए कैसे टैक्सेबल है, क्या टैक्सेबल है, अभी तक तुम्हारे नोट्स में कुछ नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया, एंड थैंक गॉड कुछ नहीं आया। समथिंग लेट अस लर्न इन फाइनल ऑल्सो ना, हाउ टैक्स इज इंट्रोड्यूस एट दिस लेवल। सो 2,50,000 को आपको जस्ट थेरोटिकली समझना है कि 2,50,000 के कॉन्ट्री तक इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होगा। 250 इंटरेस्ट की अमाउंट एग्जम्पशन नहीं है, 250 के कंट्रीब्यूशन के ऊपर, ये कंट्रीब्यूशन है, इधर ध्यान दो सब, ये 2,50,000 का कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट। ये कंट्रीब्यूशन 2,50,000 के ऊपर वाला है, उसके ऊपर वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल। 250 तक इंटरेस्ट एग्जम्प्ट, 250 के ऊपर वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल। 2,50,000 के ऊपर जो भी अमाउंट है उसके ऊपर वाला इंटरेस्ट, 250 के ऊपर वाला, उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर इन द वे ऑफ अ क्वेश्चन। देयर इज अ क्वेश्चन इन योर
Book, tell me what's the page number of the question. चला मुझे पेज नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर एंड पेज नंबर. Seriously? So much time to tell me the question? Question, हाँ. Let's solve it with the question and then you ask. पीपीएफ में एम्प्लॉयर किधर डालता बेटा? उसको एम्प्लॉय का कंट्री नहीं बोलते, वो ओन कंट्री है, उधर कोई लिमिट नहीं है. उधर तू 1.5 लाख के ऊपर डाल ही नहीं सकता पीपीएफ एक्ट में. हाँ, पीपीएफ एक्ट है ना, उधर 1.5 लाख के ऊपर डाल ही नहीं सकते ना. 500 मिनिमम है, मैक्सिमम 1.5 लाख है. हाँ, पेज 71. चलो ओपन पेज 71. हाँ, वो पहला फिल्टर है. दूसरा फिल्टर ये है कि 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट होगा, 2.5 लाख के ऊपर वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा. पीएफ बेटा, पीएफ. अरे पीपीएफ एक्ट में मैंने बोला ना अभी तेरे को, उसके ऊपर मेरा आंसर भी आ गया. पीपीएफ एक्ट में 500 इज मिनिमम, 1.5 लाख इज मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन कंट्रीब्यूट. तू तेरे पीपीएफ अकाउंट ओपन कर, 2 लाख डालने की कोशिश कर, तुझे नहीं मिलेगा, डालने ही नहीं देंगे तुझे. 1.5 लाख का लिमिट है उधर. हाँ, पेज नंबर बोलो क्या है. हाँ, क्वेश्चन नंबर. Mr. X is appointed as a CFO. So this is question number 8, page क्या बोलूँ इसको, नंबर 71. Okay. So question number 8, page 71. अब सुनना, Mr. X is appointed as a CFO. अच्छा, कल की जो टेस्ट दिए वो फिर से मैंने हमारे नोट्स, रेगुलर क्लास नोट्स में जो अनसॉल्व तुम्हारे साथ नहीं किए बट क्लास में है, आपको और एडिशनल प्रैक्टिस देने के लिए वही मैंने क्या दिया है आपको, टेस्ट में दिया है. तो प्लीज अटेम्प्ट द टेस्ट. ओके. हाँ, मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड अ CFO ऑफ ABC लिमिटेड इन मुंबई. नाउ ही इज अपॉइंटेड फ्रॉम 1st September 2020. His basic salary is 6 lakhs per month. His basic salary is how much? 6 lakhs per month. And he is paid 8% or as DA. He contributes 10% of his pay and DA towards his recognized provident fund and company contributes the same amount. The accumulated balance in recognized provident fund as on 1st April 21, 31st March 22, 31st March 23 is amount is given respectively. Compute the perquisite chargeable to tax in the hands of Mr. X under section 1727 and 1727A for AY 22-23 and AY 23-24. एक सेकेंड ना, आई चेक. मंजूषा का क्वेश्चन डेट्स चेंज करने का रहेगा तो विल चेंज. इनकम टैक्स ब्रुक, हाँ है तेरे पास सामने, तो मेरे को ईयर बोलेगी उधर क्या है बेटा. एक सेकेंड, एक मिनट. we'll just make the changes in the dates so that we are also solving it for the correct AY. बोल बेटा उधर क्या है. हाँ बोल. Mr. X is appointed as the CFO of Mumbai on 1st 9/21. So please can you make these changes? 1st 9/2021. Okay. His basic salary is 6 lakhs. He is paid 8% as DA. He contributes 10% of his pay and DA towards RPF. Same contribution. Accumulated balance on 1st April 22 का. हाँ, 1st April 22, 23, 31st March 24 is so and so amount. Compute perquisite for AY 23-24 and AY 24-25. Are we okay with this? Huh? हाँ, which is okay.
That is okay. There's a line which says कि before or prior to 1st April 21 he was working as a consultant. मतलब he was not salaried, he was working as a consultant. So this is a module question and I will solve it now. Ready क्या? चलो, one last question before I say salary is over. ठीक है? ए रेडी है ना तुम? सब लोग अकाउंट्स के क्लास में भी है क्या? कितने बच्चे अकाउंट्स की फास्ट ट्रैक में भी? नहीं नहीं, इसमें से कॉमन बोल रही हो तुम दोनों, मत हाथ ऊपर उठाओ. 4. No, sometimes if I want to take extra, there's no time only when to take extra. I have time now here till 11, but you are in law class. Then if I have time in the evening, but you will be in accounts class. Then when do I take extra? ठीक है. Question number 8, page 71. Ready है क्या तुम? Oh, are we ready? हाँ. Let us understand now. Pay attention. देखो, he was employed in which year बेटा? Facts लिखते. पहले क्या लिखेंगे अपन? Facts. एक ही सेकंड ना, मैं लास्ट टाइम के AY एप्लीकेबिलिटी देखती हूँ. एक सेकंड रुको, तुम कुछ मत करो. ओके चलो लिखो फैक्ट्स. ए रेडी क्या? फैक्ट्स में से फर्स्ट, पे अटेंशन. चलो, ही इज अपॉइंटेड ऑन 1/9/2021. बरोबर ना? ए बरोबर है ना? हाँ, 1 सितंबर 2021 मतलब कौन सा PY? दैट इज PY 21-22. ठीक है. अब PY 21-22 से वो अपॉइंटेड है. बराबर है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज बेसिक सैलरी. अच्छा, ही इज अपॉइंटेड फ्रॉम 1 सितंबर म्हणजे कितना महीना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च. दैट इज 7 months. सो बेसिक सैलरी is equal to 6 lakhs into 7. कितना रे? 42 lakhs. And DA is 10% of his pay. 8% of DA, sorry. So 8% as DA, 8% of 42 lakhs. कितना? 3,36,000. So his pay basic plus DA 45,36,000. ओ स्क्रीन कट हो रही है. ओ ओके वेट, आई कॉल हिम एंड टेल हिम. 1 second वेट. सागर को कॉल करते, रुक जाओ. हाउ यू ऑल आर डूइंग देन लाइक. अच्छा, ए सागर इकडे येते. स्क्रीन कट होती है. स्क्रीन बरोबर नहीं है. ऐसे शिफ्ट करते हो अभी तुमको दिखाना. हे बघ इकडे स्क्रीन कट होते. मी जे लिहिते ते येत नाही. आयपॅडची वेगळी असते बघ आणि एक लॅपटॉपची वेगळी असते. झाली का? हां, नाही 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 नाही, जेवढा माझ्या स्क्रीनवर दिसतं ते तशीच दिसते. इथे दिसत नाहीये. तुला माहिती आहे का ते? अब ठीक है ना? हाँ, अब पूरी आई क्या? कहाँ आया? कहाँ आया पूरा? हां, आता आले पूर्ण. आधी नव्हती रे अशी. काय केलं होतंस तू?
हां, माझं लक्ष द्यायचं बघ, नाही तर क्वेश्चन हे होतं ना तर प्रॉब्लेम जातात ना. हाँ ठीक है. अब सुनो, बेसिक प्लस डी इज हाउ मच 45,36,000. अब ये बेसिक प्लस डी 45,36,000 आ गया. अब हाउ मच इज ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग? ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 10% ऑफ हिज पे and DA towards RPF, and company is also contributing the same amount. So here we'll write employers contribute 10% of 45,36,000, 4,53,600. Now tell me, is this contribution within 7,50,000? Yes. ये मिडिल ऑफ द ईयर में ही है, इसकी 6 महीने की सैलरी है, इसलिए इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 7.5 लाख के अंदर आ गया. नाउ एम्प्लॉयर्स कंट्री इज विदिन employers country is within 7,50,000. So no perquisite under section 17(2)(7. So there will be no perquisite under section 17(2)(7. ध्यान में आया क्या सबको? बराबर है क्या? हाँ. सो नो, आई टेल यू वन थिंग, ये कैसे कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था पता है क्या? एम्प्लॉयर कंट्री पहले इंट्रोड्यूस हुआ था PY 2021 में, एंड एम्प्लॉई कंट्री का प्रोविजन तुरंत नेक्स्ट ईयर से इंट्रोड्यूस हो गया 21-22 से. ऐसा हुआ था. ये फाइनेंस एक्ट 20 में आया और ये फेब 21 के बजट में आया था. तो फाइनेंस एक्ट 20 और फाइनेंस एक्ट 21, तो इनसे फेब की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, बजट फाइनेंस एक्ट और फाइनेंस एक्ट. ठीक है. सो नो परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7 नहीं आएगा. देयरफॉर नो परक्विजिट अंडर सेक्शन इवन कौन सा 17(2)(7A, वो भी नहीं आएगा. और यहाँ पे एक सिर्फ नोट सफिशिएंट है. एनी इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉईज कंट्री in excess of 2,50,000 shall be taxable in the hands of employee. मॉड्यूल में भी ऐसा ही दिया है. एम्प्लॉय कंट्री का इंटरेस्ट का वर्किंग ज्यादा करके कुछ आपको डिटेल में नहीं दिया है. shall be taxable in the hands of employee. now employee, जस्ट आपको बताती हूँ कैसे होगा ये कैलकुलेशन. जस्ट अंडरस्टैंड, कितना कंट्रीब्यूशन है 453,600 माइनस कितना हो गया 2,50,000 अलाउड है. क्यों? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्री सेम है ना. तो 453,600 माइनस 2,50,000 झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है? ये फिर तुमको वो पहले स्क्रीन में मैं सब समझा रही थी, वो आया था कि नहीं आया था? आपको दिखा था कि नहीं दिखा था? आई थिंक दिखा होगा. हाँ, 453,600 माइनस 250 कितना आता है? 2,03,600 के ऊपर वाला इंटरेस्ट ऑन 2,03,600 विल बी टैक्सेबल. ये इसका मतलब हो गया. इंटरेस्ट ऑन 2,03,600 विल बी टैक्सेबल. सही है क्या? Anybody having any problem? Now I have to do next year. अब नेक्स्ट ईयर कौन सा है? ये PY 21-22 है. मतलब क्या है? AY 22-23. इस साल कुछ नहीं है. अग्रीड है? अब नेक्स्ट ईयर जाओ. क्या दो और आगे 2 साल करने के अपने को. ठीक है. अब नेक्स्ट ईयर कौन सा है? सेकेंड वर्किंग इज फॉर PY 21-22. नहीं, ऊपर 21-22 हो गया ना. हाँ, अब सेकेंड वर्किंग इज फॉर PY 22-23. बराबर है क्या? अब 22-23 में क्या सीन है सुन के लो. पूरे साल के लिए वो एम्प्लॉयड है. हाँ, तो व्हाट विल बी हिज बेसिक? 6 lakhs इंटू, हाँ लिखो 72 lakhs. 6 lakhs इंटू 12 months.
DA कितना है? 8% ऑन 5,76,000. सो टोटल कितना? 77,76,000. ना एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो? 10%. So that comes to 7,77,600. Therefore perquisite कितना होगा? Under section 17(2)(7), 777,600 minus 7,50,000. So that is 22,000, नहीं 27,600. That is 27,600. Are we getting this? Everybody is getting this? ये सही है क्या? 27,600. अब सुनो ध्यान से सुनो. इसको बोलते पीसी. अब मैं फॉर्मूला, 2 मिनट आप लिखना मत, अभी आप सिर्फ फोकस करो. यहां तक भी आ गया ना, आपको आधा आंसर आ गया. ये डिफिकल्ट है क्या? तो यहां तक कर सकते हो ना. अगर क्वेश्चन आ गया तो ये इसके आधे मार्क्स तो मिले जाएंगे ना तुमको. बचा हुआ इंटरेस्ट वो मैम टीपी प्लस वो क्या है वो नहीं झेपा तो ठीक है, ट्राई करते हैं एक बार. हमेशा चीज के पॉजिटिव इसमें देखने का. चलो आधा क्वेश्चन हो गया, आधा ही बचा. 2 चीजें, 7.5 लाख के ऊपर वाली अमाउंट और उस ऊपर वाली अमाउंट का इंटरेस्ट. अब ध्यान से सुनना. अब मैंने 17(2)(7) का परक्विजिट कर लिया. अब मेरा मुद्दा है परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a. ये है इंटरेस्ट ऑन 27,600 के ऊपर का बात हो रही है. इसका फॉर्मूला कैसा है? इसका फॉर्मूला से टीपी मतलब टैक्सेबल परक्विजिट इज इक्वल टू पीसी. पीसी मतलब ये, इसको पीसी बोलते हैं, परक्विजिट 27,600. सुनना, फरवरी 2020 में बजट अनाउंस हुआ था, मार्च 21 में ये फॉर्मूला आया. सीबीडीटी को 1 साल लगा ये फॉर्मूला डिराइव करने में, नोटिफिकेशन लेके आने में. हाँ, पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर. डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया? एवरेज रेट के लॉजिक से. एवरेज जनरली ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 है. प्लस जो इस साल का एक्सेस है वो तो सही है. व्हाट अबाउट लास्ट ईयर का एक्सेस? वो भी फंड में ही चला गया ना. लास्ट ईयर, चलो इस केस में, हमारे केस में लास्ट ईयर PC1, लास्ट ईयर परक्विजिट 0 है हमारे केस में ये, क्योंकि दिस अमाउंट इज बिलो 7.5 लाख. बट अगर ये 7.5 लाख का ऊपर का अमाउंट है, वो भी एक्यूमुलेट होते जा रहा है कि नहीं? उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी आते ही जाएगा कि नहीं? तो यहां पे क्या है? दिस इज PC1 प्लस TP1, मतलब लास्ट ईयर का 7.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट, ये 7.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट, ये उस ऊपर वाली अमाउंट का इंटरेस्ट, वो भी फंड में पड़ा है, उस पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी तुम्हारा परक्विजिट है. तो फिर इसको PC1 मतलब परक्विजिट ऑफ लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर का परक्विजिट मतलब 7.5 लाख के ऊपर वाली अमाउंट लास्ट ईयर वाली, प्लस TP1 मतलब उसके ऊपर का इंटरेस्ट इंटू आर. इंटू क्या किया उसको? इंटू आर. अब यहां पे क्या है देखो, PC2 is manageable. Now I'll explain this formula. First, before that we need to find out R. R is equal to interest जो अकाउंट में जमा हुआ divided by average balance. What is average balance now? Average balance is equal to closing plus opening, या opening plus closing divided by 2. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2. ऑफ कोर्स किसका? एवरेज बैलेंस ऑफ द फंड बोल रहे हैं हम लोग. ऑब्वियसली वी आर फाइंडिंग आउट ऑफ द फंड. तो पीएफ में जितना एवरेज बैलेंस है और कितना इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस विल गिव यू द आर. यू डोंट हैव टू डू इनटू 100, परसेंटेज नहीं निकालना है, डायरेक्टली एक आर निकालना है.
अब एक मिनट ध्यान से सुनना, मैं कौन से ईयर का वर्किंग कर रही हूँ बेटा, आई एम डूइंग द वर्किंग फॉर पीवाई। बोलो कौन से ईयर का अपन वर्किंग कर रहे हैं, 22 23। बहुत ध्यान से सुनना, 22 23 का क्या डेटा है हमारे पास, हमारे पास ये है कि अप्रैल 22 का ओपनिंग है क्या आपके पास, एक मिनट, इसका ओपनिंग है क्या आपके पास, हाँ ओपनिंग बैलेंस कितना, ओपनिंग बैलेंस मतलब कौन सी डेट है, 1 अप्रैल 22। देखो आपको क्वेश्चन में हमने डेट चेंज किया, ध्यान से देखना, 1 अप्रैल 22 का बैलेंस हमारा कितना है, 50,35,000, 50,35,000। ध्यान में आ रहा है क्या सबको, 50 लाख कितना है, 35,000। और ये क्या है हमारा, एक मिनट रुको, क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्टली तुमको पता है, 2 मिनट, यू डोंट राइट, यू नो द क्लोजिंग बैलेंस, यू नो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इज 31 मार्च 23 को कितना है क्लोजिंग बैलेंस, 71,46,700। अच्छा मैम ओपनिंग क्लोजिंग है, इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ फंड में हमें नहीं पता, अब पता चलेगा, ध्यान से सुनना। ओपनिंग पता है, ओपनिंग में क्या ऐड होता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री कितना है, 7,77,600। चेक करो फंड में क्या क्या जमा होगा, ओपनिंग जो है मेरे पास वो, प्लस ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयर का ये जो कॉन्ट्री है हमने कैलकुलेट किया दिस 777,600, बराबर है कि नहीं, तो 777,600 ऐड होगा, प्लस ऐड होगा एम्प्लॉई का कॉन्ट्री, वो भी सेम है 777,600, उसमें ऐड होगा इंटरेस्ट, एंड फिर इंटरेस्ट ऐड होने के बाद आपको मिलेगा 71,46,700। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर ये जो है ये आपको डिटरमाइन करना है कि ओपनिंग ऐड एम्प्लॉयर कॉन्ट्री ऐड एम्प्लॉई कॉन्ट्री ऐड इंटरेस्ट, तो फिर आपको मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस। तो कैलकुलेट करो आप कि फिर इंटरेस्ट कितना हो सकता है, बोलो कितना है, 556,500। मैम अमाउंट एक्सीडिंग 7.L लाख टैक्सेबल नहीं होगा क्या, नहीं, 7.5 लाख है, ये एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री की बात हो रही है रितिका, 7.5 लाख के ऊपर वाला कॉन्ट्री टैक्सेबल नहीं है, उसके ऊपर वाला मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल है। एम्प्लॉय का कॉन्ट्री कैसे टैक्सेबल करेंगे, मेरे पैसे को कैसे टैक्स कर रही तू, मैं मेरे पैसे मेरे अकाउंट में डाल रही हूँ, उसको कैसे टैक्स करेंगे, उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट की बात हो रही है। तुम वही पैसे बाहर इन्वेस्ट करते हैं एफडी में तो टैक्स नहीं देते क्या, हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं रितिका। हाँ अब समझो, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 556,500। अब सुनना, ये इंटरेस्ट मिला, अब मैं क्या डिराइव करूंगी, आर, अब ध्यान से सुनना, आर इज, पहले मैं निकालूंगी एवरेज बैलेंस, एवरेज बैलेंस इज 50,35,000 प्लस 71,46,700 डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 विल गिव मी एवरेज। हाँ बोल, 850। अब आर देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर इज इक्वल टू जितना इंटरेस्ट है 556,500 डिवाइडेड बाय 60,90,500 इंटू 100 नहीं करना, परसेंटेज नहीं निकालना है, आर निकालना है सिर्फ। आर क्या होता है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज, हाँ 0.01 बरोबर है का, हाँ 850, सॉरी नहीं, फिर भी करेक्टली कैलकुलेट करो, देखो कुछ चेंज है क्या, हाँ 0.091 आ रहा है क्या सबका। अब सुनना, अब ये क्या है, ध्यान से सुनो, अब फॉर्मूला देखो क्या दिया है मैंने ऊपर, मैंने फॉर्मूला दिया टीपी इज इक्वल टू व्हाट, पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर प्लस PC1 plus TP1 into R. What is this PC1 and TP1? This is previous year, last year के perquisite. लास्ट ईयर इस केस में लास्ट ईयर 0 था, क्यों, हम कौन से ईयर में PY 22-23 और लास्ट ईयर कौन सा था
PY 21 22, last year perquisite is 0, there is no perquisite. तो लकीली फॉर अस अगला पार्ट जो है ये लास्ट ईयर वाला, ये सब जीरो होने वाला है, नहीं आने वाला है इस केस में. अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे टीपी इज इक्वल टू 27,600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.091 प्लस लास्ट ईयर के परक्विजिट जीरो है, तो ये टीपी कितना आ रहा है, इंटरेस्ट है ये. नहीं, राउंड ऑफ. हाँ 56 1256 है या राउंड ऑफ करना है, 1256. तो इन शॉर्ट योर परक्विजिट अंडर सेक्शन 1727 was 27,600 ना. हाँ इधर लिखा ना. और परक्विजिट अंडर 1727A उसका इंटरेस्ट केम टू 1256. समझा क्या? तुमको 7.5 लाख के ऊपर टैक्सेबल है ये तो समझेगा, आधा पार्ट तो आ ही जाएगा, अदर आधा पार्ट आपको एक बार देखना पड़ेगा. तो यहाँ से आप पहले लिखना चालू करो. कहाँ से आपको लिखना है? ये हेडिंग से लिखना है ना आपको. चलो नोट इट डाउन नाउ. चला झेपा के नहीं झेपा? अब नेक्स्ट ईयर में करना है, उधर प्रीवियस ईयर आएगा और एक ईयर जाना है आगे. इमेजिन कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना. एग्जाम में सफिशिएंट डेटा देंगे विच विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन. फिर अगले ईयर का साथ में करेंगे तो फिर सैलरी खत्म हो जाएगा. ये मॉड्यूल में है क्वेश्चन.
डायरेक्ट टैक्स का आज लेक्चर नंबर क्या है रे? 23 होगा शायद, हाँ 23 है। कॉफी बनाना मैंने करे क्या अपन? ये हो गया? हाँ जेपा मैनेजेबल है। हाँ ओके। अब अगले ईयर का करते बेटा। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स नो प्रॉब्लम, नो आई होप पीडीजीडी स्टूडेंट्स ऑल आल्सो डूइंग इट रेगुलरली, गिविंग द टेस्ट। टेलीग्राम ग्रुप पे ही है, तो उसके सॉल्यूशंस भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ही डालूंगी, बराबर है। कोई अभी पीवाई कौन सा है? 23 24। ना सैलरी इज सेम में, उसका कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। देखो उसका बेसिक कितना है, 72 लैक्स। वापस देखो मैम फिर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर से पैसे मिल रहे हैं, फिर से परक्विजिट हो रहा है, हर साल उसको एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री मिल रहा है, तो फिर से परक्विजिट आएगा ना। तो बेसिक सैलरी 72 लैक्स है, डीए जो है इट इज 8%, 5,76,000। तो आपकी जो सैलरी है इट इज 77,76,000। देयर इज नो चेंज इन योर सैलरी, सो दैट इज योर सैलरी, मतलब दैट इज योर बी प्लस डीए। और एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस बी प्लस डीए का? 10%। सो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री इज 10%, सो 10% कम्स टू 7,77,600। अच्छा यहाँ पे एक नोट डालना जरूरी है, 1 मिनट, ऊपर के इसमें एक नोट ऐड करना पड़ेगा। नोट आप क्या करोगे? ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्री, इफ द एम्प्लॉयज कॉन्ट्री विच इज अबाउ 2,50,000, इंटरेस्ट ऑन दैट कॉन्ट्री विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। बस मैम वो इंटरेस्ट कैसे, शायद सेम रेट यूज करेंगे, सीबीडीटी का सर नोटिफिकेशन है उससे रिलेटेड, बट वो तुमको इतना डिटेल में अभी नहीं बोला। ऑलरेडी जो तुम कर रहे हो इंटर लेवल पे बहुत डिटेल में बेटा, जितना एक्सपेक्टेड है उतना ही अभी करो। हम फाइनल में भी सीखेंगे कुछ चीजें, यू विल अंडरस्टैंड बेटर एट दैट टाइम, यू विल अंडरस्टैंड बेटर इवन वंस यू बिकम अ सीए ऑल्सो। लर्निंग डजंट स्टॉप, ऐसा नहीं समझना कि सीए हो गया मतलब लर्निंग, आपको बहुत सी चीजें लर्न तभी भी करनी पड़ेंगी। योर लर्निंग इज नेवर गोइंग टू स्टॉप इफ यू चूजिंग दिस फील्ड। यहाँ पे एक नोट आप ऐड करोगे, एम्प्लॉईज कॉन्ट्री इन एक्सेस ऑफ 250, इंटरेस्ट ऑन, ऐसा बोलना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉईज कॉन्ट्री इन एक्सेस ऑफ 250 विल बी टैक्सेबल। मतलब जितना भी एम्प्लॉय का कॉन्ट्री है 777,600 माइनस 2,50,000, जो बचा हुआ कॉन्ट्री है उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होने वाला है, बराबर है क्या? सो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीज अब नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ, पीवाई 23 24, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री इतना है, देफो परक्विजिट तो हाथों हाथ ही पता चल गया बेटा, परक्विजिट आएगा क्या? यस, देफो परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7, ये कैलकुलेट करना इज नो रॉकेट साइंस यार। 3 कॉन्ट्रीब्यूशन लिखने, टोटल लेना है 7.5 लाख के ऊपर जो अमाउंट है वो टैक्सेबल है, खत्म, इतना सिंपल है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू एनपीएस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू सुपर एन्युएशन फंड, तो माइनस 7,50,000 करो, दिस इज 27,600, बराबर है क्या? क्या हुआ? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट परक्विजिट अंडर 17(2)(7)(a। बोल बोल क्या डाउट है, बोल। नहीं नहीं, वो तो दैट्स मैथ्स कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस, नहीं हमने आर निकाला उससे, और आर हमने रेट निकाला विच इज 0.091 एंड दैट रेट वी अप्लाइड ओनली ऑन 27,600। वेयर डिड वी अप्लाई दैट रेट ऑन कंप्लीट अमाउंट? वी अप्लाइड आर ओनली ऑन 27,600। आई टुक द टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस, कि मुझे इंटरेस्ट टू डिटरमाइन आर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, and I applied that R only on 27,600.
परक्विजिट अंडर 17(2)(7)(a), समझा क्या? अब सुनो क्या फॉर्मूला है, चलो लिखो टीपी। टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। वॉट इज PC1 एंड TP1 रिप्रेजेंटेटिंग? ये लास्ट ईयर का 17(2)(7) है, मतलब 7.5 लाख के ऊपर, और ये लास्ट ईयर का 17(2)(7)(a) है। समझ में आ रहा है क्या ना? तो अब लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ वेट, लेट्स डिटरमाइन द आर। आर ऑफ दिस ईयर विल बी डिफरेंट, क्योंकि ओपनिंग, क्लोजिंग, इंटरेस्ट, क्रेडिटेड, बैलेंस बढ़ते जा रहा है तो वो चेंज होगा। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर? नो, रेट विल नॉट बी सेम रितिका, इट विल ऑफ कोर्स चेंज। आर इज इक्वल टू, लिखो, इंटरेस्ट credited in that year divided by average balance. So let's find out the average balance. Average balance is equal to, you know the formula, opening plus closing divided by 2. But before that, let's just do the entire working. Which year are we doing this working for? We are doing this working for PY 23-24. So opening 1st April 23, and that is 71 lakhs. $758,800. एवरेज कितना है? ये प्लस सेम आ रहा है आर इधर, नहीं फिर कुछ तो गलत हो रहा है अपना। एवरेज कितना बोलो? So R is 0.091. No, I think some amount we've taken wrong. क्या? एक सेकंड में लास्ट ईयर का आंसर देखूँ क्या? एक मिनट। अच्छा, फिगर्स अलग है क्या? तो तुमने क्यों नहीं बोला मुझे फिर? अरे तो मैं लास्ट ईयर से सब रिकंसाइल कर रही थी, तभी बोलने का। तुम फिर से तो क्वेश्चन पढ़ा और हमने ईयर चेंज किया तो अमाउंट भी अलग है, तभी बोलने का ना। भारी थे, अवघड लोग आहेत। हाँ तो फिर ठीक है, अमाउंट यही है तो फिर यही आएगा, बिकॉज आई थिंक द अमाउंट्स वर डिफरेंट, दैट इज आई रिमेंबर द आंसर ऑल्सो बीइंग अ लिटिल डिफरेंट। ठीक है, थैंक यू। नींद आ रही आज बहुत मेरे को भी। चलो ठीक है, बाय चांस यहाँ पे आया, ऐसा जरूरी नहीं है ये सेम आएगा, इट कैन चेंज, इट कैन चेंज। चलो, तो मॉड्यूल से अमाउंट्स एग्जैक्टली मैचिंग नहीं है, अमाउंट्स आर स्लाइटली डिफरेंट, बट वॉट एवर, जो अमाउंट आएगा, कुछ हमारा वर्किंग गलत नहीं हुआ है।
चला चला चला, पीसी अभी फॉर्मूला में डालते हैं सब कुछ। टीपी इस साल का पीसी कितना है? पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर प्लस पीसी 1 प्लस टीपी 1 इंटू आर। अब ध्यान दो, 27,600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0 पॉइंट, रुक प्लस पीसी 1 मतलब लास्ट टाइम का परक्विजिट 27,600 प्लस लास्ट टाइम का इंटरेस्ट 1256 इंटू 0.091। नाउ कैलकुलेट दिस, 3882। Therefore for PY 23-24 17 to 7 वाला perquisite is 27,600 and 17 to 7A is 3882। बरोबर है का? मैं बोलने वाली थी मॉड्यूल से चेक करते, बट अभी अमाउंट्स ही अलग है तो आंसर मैच नहीं होगा। प्लीज नोट एंड डोंट सेंड मी अ क्वेरी लाइक दिस। पीडीजीडी स्टूडेंट्स, मॉड्यूल आप आंसर चेक करोगे, मैम ने बोला मॉड्यूल वाला है, बट आई थिंक मॉड्यूल के अमाउंट्स यहाँ पे शायद लिखते वक्त टाइपिंग कुछ हुआ रहेगा, तो अमाउंट्स अलग है, बट फॉर्मूला और ये सब ऐसा ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जब आंसर मैच नहीं होता ना बाय चांस, तो आपने क्या चेक करने का? अमाउंट्स क्वेश्चन भी चेक करने का, क्वेश्चन में भी चेंज हो सकता है। क्यों? उनकी बुक में जो क्वेश्चन है उसका क्या करना है तुझे? हाँ, सो आर वी डन? कैन आई से सैलरी चैप्टर इज ओवर? यस, लेट्स डू हाउस प्रॉपर्टी। रेडी? या आई कैन। देख लो देख लो देख लो, फटाफट देख लो। देख लो सही है क्या? Anybody having any problem? Can I go ahead then? ये आपको होमवर्क दिया है कंबाइंड क्वेश्चन वाले, करो आप अभी। कंबाइंड क्वेश्चन के 2 दिए है ना मैंने होमवर्क के लिए। हाँ, वहाँ का 3 और 7 और सैलरी की टेस्ट। दिस इज क्वाइट, मतलब प्रैक्टिस है और आपको ही करना है ना, वो तो है कि नहीं? यस। अब ब्लू क्या? एचपी, हाँ, हाउस प्रॉपर्टी। हाँ, लेट्स डू। नहीं, टाइम तो क्या, मैं 15 मिनट रहेगा तो भी आई स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, आई नेवर लीव यू, है ना? तो वो तो नहीं छोड़ूंगी, मतलब एचपी ही लूँ ना, ऐसा मेरा बोलने का मतलब था। ले लूँ ना, एचपी ले लेती हूँ, ईजी है, सिंपल है। एचपी में लेने से प्रॉब्लम क्या, अगर आपने अलग अलग जगह से पढ़ा होगा पहले, तो हर एक का जीएवी सिखाने का तरीका अलग होता है। सो मैं मेरे तरीके से सिखाऊंगी, अगर आप कंफ्यूज होते हो मेरे तरीके से, सो जो मेथड आपने आपके पहले अगर किसी टीचर से सीखा होगा तो आपने वो मेथड फॉलो करना चाहिए, या उसको कंप्लीटली इरेज करके नया वाला सीखना चाहिए। दोनों आप कंबाइन करोगे तो पॉसिबल नहीं है। सो एचपी पढ़ाने का प्रॉब्लम फास्ट ट्रैक में सिर्फ एक ही होता है, जीएवी का मुद्दा। जीएवी का मेथड इन सिंगानिया इज डिफरेंट, जीएवी थोड़ा सा मॉड्यूल में अलग है। मेरा मेथड इज क्वाइट सिमिलर टू मॉड्यूल, बट मैं थोड़ा सा उसमें डिविएशन करती हूँ। सो आपको वो कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी जाता है, बस मेथड मॉड्यूल से ही मेरा मैच है। सिर्फ जीएवी कैलकुलेशन बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन वी टीच इन फास्ट ट्रैक, बिकॉज बच्चे अलग अलग फैकल्टीज से पढ़े हुए रहते हैं। जीएवी एक ऐसा मुद्दा है जो मेरे क्लास के बच्चों को भी बोलते हैं, अगर मेरा जीएवी पढ़ाया हुआ है तो डोंट डिस्कस जीएवी विद एनीबडी एल्स, यू विल गेट कंफ्यूज्ड।
सो आपको डिसाइड करना है, आइदर योर जीएवी वॉज फिट एज पर अमेंडमेंट, कोई भी नहीं है, तो अगर आपका जीएवी फिट है आपकी ओल्ड फैकल्टी के हिसाब से तो आप वैसे जाओ। अगर आपको लगता है नहीं नहीं इट्स ओके, मैं वैसे भी भूल ही गया हूँ, तो उसको इरेज करके पूरा फ्रेश से सीखो, एक ही करो। ये आधा वो आधा करोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज, और मैं दूसरे फैकल्टी की मेथड से जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। हर एक का एक मेथड होता है, सो यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू फॉलो, एंड इट्स ऑल राइट इफ यू फॉलो योर अर्लियर मेथड एज फार एज आपका और मेरा आंसर मैच है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। चलो तो करते हैं स्टार्ट। हाउस प्रॉपर्टी वेरी सिंपल, एक ही क्वेश्चन इसमें बहुत ट्रिकी था हाउस प्रॉपर्टी में। आई डोंट नो आपके नोट्स में अभी लिया है या नहीं लिया है। इट वॉज आस्क्ड इन नवंबर 2003, और जब से नवंबर 2003 है तब से, नहीं शिवा यहाँ नहीं है, ये नवंबर 2003 का एक क्वेश्चन है। इट्स अ कैडबरी क्वेश्चन इन माय रेगुलर नोट्स। इन माय रेगुलर नोट्स आई हैव अ कैडबरी क्वेश्चन, तो मैं जब पढ़ाने के बाद वो क्वेश्चन देती हूँ, जिन जिन बच्चों को सही आता है दे डिजर्व अ कैडबरी बिकॉज द एडजस्टमेंट्स आर सुपर डुपर फैंटेस्टिक। ये नवंबर 2003 वाला क्वेश्चन है, मैंने नोट्स में आज तक उसको डिलीट नहीं किया था, कभी डिलीट नहीं किया था इसको मैंने, वैसे ही रखा था मैंने, नवंबर 2003 का क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम got copied in mock test paper, same to same, same figures, same everything. So as a teacher, मैं क्योंकि 2002 से पढ़ा रही हूँ इसलिए मुझे पता है कि यार ये क्वेश्चन में कुछ तो अलग है, ये रखना चाहिए। मेरा बहुत बार मन करता था डिलीट कर दूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। तो ये सेम मॉक टेस्ट पेपर अभी मॉक टेस्ट पेपर मई 23 जो पेपर आया था उसके मॉक टेस्ट पेपर में सेम क्वेश्चन, मई होगा या नवंबर, सो सेम क्वेश्चन वॉज देयर इन मॉक टेस्ट पेपर। ओके, हाँ हाँ सेम। तो ये एक्चुअली पहले नवंबर 23 में आया, नवंबर 23 आने के बाद मेरे नोट्स में था एज इट इज, इट केम इन मे मॉक टेस्ट पेपर ऑफ May 23, तो माय स्टूडेंट्स वर एबल टू सॉल्व। सो इट्स अ रॉकिंग क्वेश्चन एंड अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं, अब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अब मैं कंपेयर टू अदर्स, मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े मैं ज़्यादा करवाती हूँ क्लासेस में, रेगुलर क्लास में। सो मेरा टैक्स, इनकम टैक्स का जो लेक्चर है थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होता है, बट टीचिंग इज सेम। व्हाट चेंजेस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आई डू। बट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नवंबर 23 का वो क्वेश्चन है। बट एनीवेज, तो अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, इनकम फ्रॉम एचपी। पहले उसका थ्योरी लिखती हूँ। अब तुम रेडी हो क्या? ध्यान से सुन के लो। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वेरी वेरी सिंपल हेड ऑफ इनकम। आई फटाफट एक्सप्लेन यू मेजर पार्ट ऑफ थ्योरी। आई शुड बी एबल टू डू इट टुडे, मेजर पार्ट ऑफ द थ्योरी, एंड टुमारो आई थिंक वी शुड बी एबल टू फिनिश एचपी विथ क्वेश्चंस। तो आज और कल में हम एचपी डेफिनेटली ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर अभी इसके बाद जब 15th से मेरे क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं रेगुलर बैच मॉर्निंग में, तो मैं आपसे 11:30 बजे मिलूंगी। 11:30 to 1:45 मेरा स्लॉट होगा, और उसके पहले अंकिता मैम का लॉ होगा, फिर मैं, फिर दोपहर को हर्षद सर, फिर FM SM, और फिर अकाउंट्स। तो 15 फेब से थोड़ा सा आपका शेड्यूल में चेंज होगा, क्योंकि मैं 7:30 to 11 रेगुलर क्लास में रहूँगी, तो मैं आपका 11:30 को लूँगी, 11:30 to 1:45, ठीक है ना? अब रेडी है? क्या कैसे होगा? नहीं नहीं, इधर टाइमिंग बदल गया है बेटा। हाँ, तू मत कंफ्यूजन क्रिएट करो, नया बैच नया टाइमिंग, वी नो दैट आनंद सर can't be present at one batch at two places at the same time, he knows that, so he will fix the timing accordingly. Okay, yes. हाँ, मैं 11:30 को स्टार्ट करूँगी तो 3 बजे तक कैसे लूँगी? पहले 12:30 को स्टार्ट करती थी, फिर 3 बजे तक लेती थी। So I'm going to start at 11:30. Yes. Okay. Now let us understand income from house property. Ready है क्या सब लोग? Oh, you're ready ना?
हाँ, नाउ लिसन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एवरी हेड ऑफ इनकम का दरवाजा कब खुलता है ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो इनकम फ्रॉम एचपी का दरवाजा कब खुलेगा ना, सुपर डुपर फास्ट, लेट अस फोकस, सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट एंड फोकस एंड अंडरस्टैंड। नाउ इनकम फ्रॉम एचपी में, ये किधर गया फास्ट ट्रैक, हाँ ओके ध्यान से, इनकम फ्रॉम एचपी में क्या होने वाला है, इनकम फ्रॉम एचपी में दरवाजा तभी खुलेगा, 1 व्हेन देयर इज अ हाउस प्रॉपर्टी, 2 असेसी इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, 3 असेसी डज नॉट यूज द प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। तो 1, व्हाट आर द 3 कंडीशंस व्हेन द इनकम इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम एचपी। सबसे पहले देयर इज अ एचपी, देयर इज अ हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा, असेसी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो असेसी क्या होना चाहिए, ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, एचपी इज नॉट यूज फॉर बिजनेस और ओन बिजनेस, असेसीज बिजनेस और प्रोफेशन, तो एचपी इज नॉट यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। तुम देखो, तुम खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज करोगे, सुनो ना, तुम क्या करोगे, खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, मेरे पास एक ऑफिस है। Now first, one more thing before I go ahead with that is HP का मतलब कैन बी रेसिडेंशियल और कमर्शियल। HP का मतलब क्या हो सकता है, HP जो है इट कैन बी रेसिडेंशियल ऑल्सो, इट कैन बी कमर्शियल। हाउस प्रॉपर्टी, ऐसा कंफ्यूजन नहीं करने का, घर हाउस प्रॉपर्टी बोला है तो घर ही होना चाहिए रहने वाला, ऐसा जरूरी नहीं है। इट कैन बी रेसिडेंशियल, इट कैन बी कमर्शियल। माने इसमें आएगा आपका फ्लैट भी आ सकता है, आपका कमर्शियल में ऑफिस भी आ सकता है, यहाँ आपका गोडाउन आ सकता है, आपका शॉप आ सकता है, शोरूम आ सकता है, ये सब कुछ एचपी में ही आएगा। हाउस प्रॉपर्टी ये डिफाइंड नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी इज अ स्ट्रक्चर, इज अ बिल्डिंग एंड थोड़ा सा लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू, ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है एक्ट में। तो हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है एक स्ट्रक्चर, बिल्डिंग और उसके आजू बाजू वाली लैंड, बिल्डिंग और उसके क्या, आजू बाजू वाली लैंड। समझ में आ रहा है क्या, यस। तो HP कैन हैव एनी ऑफ दीज मीनिंग्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट दूसरी बात जो है, जो HP के बारे में मैंने बोला, ये तो आपको समझ में आ ही गया कि HP जो है इट कैन बी, HP क्या हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है या रेसिडेंशियल हो सकता है। तो इट कैन बी रेसिडेंशियल और इट कैन बी कमर्शियल। सो दिस फंडा इज वेरी वेरी क्लियर। अब आपको नेक्स्ट मुद्दा क्या समझना है, ये जो हाउस प्रॉपर्टी है, ओके क्या है ये हाउस प्रॉपर्टी, दिस हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड, इट इज नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। मान के चलो मेरे पास एक ऑफिस है, ऑफिस में मैं ही सीए प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो उस ऑफिस में से मैं क्या जनरेट कर रही हूँ, बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम कैलकुलेट करने के लिए पीजीबीपी है ना, तो क्यों एचपी में आना है, नहीं आना है। एचपी में तभी आना है जब 1 देयर इज अ एचपी, 3 कंडीशन 1 2 3, आपको ना हर हेड ऑफ इनकम के आगे पहले नॉक नॉक करना होता है। सो नॉक नॉक, हु इज देयर, oh, so I'll say, oh, do you have a HP? It says, yes, I have an HP. Oh, are you the owner? I say, yes, I am the owner. Oh, are you using it for your own business? He says, no, no, I am not using it for own business. I've given it to rent. मेरा बिजनेस नहीं, कोई और कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ बिजनेस। तुम बिजनेस कर रहे हो तो वहां से बिजनेस इनकम जनरेट होगा, वहां से पीजीबीपी कैलकुलेट होगा। So there is a house property. Assessee is the owner of the property. HP is not used for own business or profession. These 3 conditions are satisfied. HP का दरवाजा आपके लिए खुलेगा। अब इसके बेसिस पे आपको ये समझना है बेटा बहुत ध्यान से, ये 3 कंडीशंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके बेसिस पे आपके आगे की फंडा होता है। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कि आई टॉक अबाउट रेंट ऑफ ओपन प्लॉट, रेंट ऑफ ओपन प्लॉट ऑफ लैंड। एक तो ओपन प्लॉट ऑफ लैंड मतलब एचपी ही नहीं है, दैट इज वाई दिस रेंट कैन गो अंडर पीजीबीपी और इट कैन गो अंडर आईओएस। ये कहाँ जा सकता है, पीजीबीपी में जा सकता है या ये कहाँ जा सकता है, आईओएस में जा सकता है, क्योंकि इसमें एचपी नहीं है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड बी एचपी। अब दूसरा एग्जाम्पल, अब अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1। अब अगला एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से सुनो। अब अगला एग्जाम्पल क्या बोलता है, एक्स के पास घर है, एक्स के पास हाउस प्रॉपर्टी है, एक्स ने ये हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे दिया वाई को, वाई ने इसको सबलेट किया जेड को, तो मे बी वाई रिसीव्ड अ रेंट ऑफ 80,000 एंड वाई ने एक्स को रेंट दिया होगा 60,000।
ना प्लीज अंडरस्टैंड, x को 60,000 मिला, y को 80,000 मिला, हमने सबलेट किया। क्या किया उसने? सबलेट किया। अब जो x का इनकम है, x का जो इनकम है वो कितना है? 60,000। ये कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम HP। लेकिन जो y का इनकम है 80, यार वो HP में नहीं जाएगा क्योंकि y इज नॉट द ओनर। आपको नॉक नॉक करके तीनों कंडीशन देखनी है। 1, are you, is there a HP? Yes. Is there a HP? Yes. Second, are you the owner? Yes. Are you using it for own business or profession? No, you're not supposed to use it for your own business and profession. 1, 2, 3, 1 and 2 and 3 आप सेटिस्फाई करोगे तब HP का दरवाजा खुलेगा। ध्यान में आ रहा है क्या सबको? तो आपको HP का दरवाजा कब खुलेगा? 1 and 2 and 3। झपटा क्या? यस। तो ये इनकम है, बट दिस इज नॉट HP इनकम, ये HP इनकम नहीं है। तो ये कहाँ जाएगा? दिस 80,000 कैन बी अंडर PGBP आप ले लो या आप IOS में ले सकते हो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। बराबर है? बराबर है क्या? यस। अब इसके बाद दूसरा मुद्दा, यहाँ पे हो गया 3 कंडीशंस, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए। अब दूसरा मुद्दा, अगर रेंटिंग एसएससी का बिजनेस है, ऐसा एक केस लॉ है रायला कॉर्पोरेशन का कि अगर एसएससी का बिजनेस रेंटिंग, आपको केस लॉज इंटर लेवल पे नहीं है, केस लॉज आपको कहाँ इंट्रोड्यूस किए जाएंगे? फाइनल में, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट केस लॉज लर्न करने पड़ेंगे कि ऐसा ऐसा जजमेंट हुआ था इसलिए ये इस हेड में आएगा। जहां पे ग्रे एरिया होता है, इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं हो सकता है, कंफ्यूजन है कि यहां भी जा सकता है वहां भी जा सकता है, तो आपको केस लॉज रेफर करने पड़ते हैं। इंटर में गिन के आपको 3 केस लॉज है, 2 कैपिटल गेन्स में और 1 HP में। अब ये वाला जो केस लॉ है वो क्या बोलता है? देयर इज एग्जांपल और पॉइंट नंबर 3, यहां पे मैंने क्या सिखाया? ये सबलेटिंग इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर HP बट इट इज टैक्सेबल अंडर PGBP एंड IOS। अब रेंटिंग ऑफ ओपन प्लॉट ऑफ लैंड इज ऑल्सो गोइंग अंडर PGBP एंड IOS बिकॉज ओपन प्लॉट ऑफ लैंड इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद देखो एग्जाम्पल 3 में क्या बोलने वाली हूं, if renting is a business activity of assessee, तो किसका बिजनेस एक्टिविटी है? वो assessee का। मतलब क्या? एग्जाम्पल, बिल्डर कंस्ट्रक्ट्स मॉल एंड गिव्स इट ऑन रेंट। पूरा मॉल बिल्डर ने कंस्ट्रक्ट किया, अ मॉल एंड gives it on rent। तो बिल्डर कंस्ट्रक्ट्स अ मॉल एंड गिव्स इट ऑन रेंट। बराबर है क्या? तो बिल्डर ने मॉल कंस्ट्रक्ट किया, गिव इट ऑन रेंट, तो इट इज लाइक हिज रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। देन दिस रेंटल इनकम विल गो अंडर PGBP। देन दिस रेंटिंग इनकम विल गो अंडर PGBP। ध्यान में आ रहा है क्या सबको? फिर ये कहा जाएगा? ये PGBP में जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस? पक्का? अब देखो आगे, आगे और एक मुद्दा है, यहां पे और एक पॉइंट है विच इज बिल्डर वाला पॉइंट। अब आगे बिल्डर वाला पॉइंट है। बिल्डर के केस में अनसोल्ड इन्वेंट्री है, अनसोल्ड इन्वेंट्री, इट इज ट्रीटेड एज DLO। अनसोल्ड इन्वेंट्री आफ्टर 2 years, अप टू 2 years नो प्रॉब्लम। अनसोल्ड इन्वेंट्री है, इट इज अप टू 2 years, 2 years फ्रॉम कंप्लीशन। अगर 2 साल फ्रॉम कंप्लीशन है, ये मैंने आपको सिखाया है, GAV इज नील। एक बार मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया होगा PGBP में, 10 ऑफिसेज, 6 सोल्ड, 3 इन्वेंट्री, 1 फॉर ओन ऑफिस। एक बार आप वो एग्जैक्ट नंबर बता दो, मैं वही एग्जाम्पल रिपीट करूंगी, तो सिमिलर एग्जाम्पल होता तो याद रहता है। अप टू 2 years फ्रॉम कंप्लीशन, GAV इज नील, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आफ्टर 2 years यू विल कैलकुलेट GAV एंड यू विल ट्रीट इट एज DLO प्रॉपर्टी, और आपको डीम लेट आउट करके इसको इनकम फ्रॉम HP लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, कंपलसरी है। मैंने जहां आपको PGBP का क्वेश्चन सिखाया, सेक्शन 28 सिखाया, नहीं कंबाइंड क्वेश्चन नहीं, ये हमने लिख के लिया एग्जाम्पल स्टिकी नोट पे, हमने PGBP के वहां पे लिख के लिया है। हाँ, मैं लेती हूँ वही एग्जाम्पल। एक मिनट, तू बता। यस, हाउ मेनी ऑफिसेज अ बिल्डर इज हैविंग? 10 ऑफिसेज। व्हाट डिड यू डू विद दिस 10 ऑफिसेज?
6 are sold. When he is selling 6, is it his business? Yes, this will go under PGBP. Then what happened with the next 3 are unsold and 1 is converted into office. Yes. अब देखना 10 offices. Pay attention and listen. You have 10 offices, 6 are sold. 6 आप बेच रहे हो, आपका बिजनेस है वो, स्टॉक इन ट्रेड है, तो 6 के लिए ये क्या होने वाला है? पीजीबीपी होने वाला है. फॉर 6 इट इज गोइंग टू बी योर पीजीबीपी. बराबर है क्या? हाँ. 3 आर अनसोल्ड. 3 आर अनसोल्ड. देन यहां पे फॉर द फर्स्ट 2 years कंप्लीशन मिलने के ईयर में, उसके आगे के जिस साल में कंप्लीशन आता है उसके 31st के आगे 2 years काउंट किया जाएगा. द ईयर इन विच यू गेट द डे, कंप्लीशन की डेट है वो लिखने का, फिर वो कौन से ईयर में, उसका एंड क्या है? 31st मार्च. जिस मंथ में कंप्लीशन मिला, जिस ईयर में कंप्लीशन मिला, उसके ईयर एंड के बाद 2 साल. ओके, आई विल शो इट टू यू. फर्स्ट अंडरस्टैंड, फर्स्ट 2 years GAV विल बी टेकन एज नील. उसके बाद यू विल हैव टू कैलकुलेट GAV एंड यू विल हैव टू ट्रीट इट एज DLO. तो आपको डीम टू बी लेट आउट करके HP में ट्रीट करना पड़ेगा. और एक ऑफिस जब आप कन्वर्ट करोगे, ऑफिस जो बेच नहीं रहे हो बट अपना ऑफिस करके कन्वर्ट करोगे, दिस इज FMV को हम लोग बिजनेस इनकम मानेंगे. दिस इज एज पर सेक्शन 28. इस ऑफिस का FMV विल बी ट्रीटेड एज, FMV ऑफ द ऑफिस विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम. कस्टमर को तुम वो ऑफिस 50 लाख में बेच रहे थे, 50 लाख आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा. FMV ऑफ ऑफिस विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 28. ध्यान में आ रहा है क्या सबको? विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 28. आर वी क्लियर विद दिस? तो ये भी है बिल्डर के लिए, अनसोल्ड इन्वेंट्री अप टू 2 years तक GAV नील होगा, लेकिन 2 साल के बाद. तो अब उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है, इफ आई गॉट कंप्लीशन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला 10th December 21. मतलब ये PY कौन सा है? 21, 22. यहां पे तो कुछ नहीं होगा, इसके आगे 2 साल तक, इसके आगे जिस साल में कंप्लीशन आता है उसके आगे 2 years. सो नेक्स्ट 2 years मीन्स PY 22, 23 एंड PY 23, 24, इसका GAV होगा नील. और उसके बाद अभी भी अनसोल्ड है, देन PY 24, 25 ऑनवर्ड्स इट विल बी ट्रीटेड एज DLO. क्या ट्रीट किया जाएगा? DLO. किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो रे बाबा, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? पक्का? करेक्ट है. ये सिंपल वाले मुद्दे हो गए, कब HP में आना है, कब HP में नहीं आना है, ये फंडा क्लियर हो गया. हाँ, अब देखो, अब हाउस प्रॉपर्टी के टाइप्स सुनो. नाउ हाउस प्रॉपर्टी के कितने टाइप्स है? देयर आर 3 टाइप्स. ओके, यस. नाउ अंडरस्टैंड, हाउस प्रॉपर्टी हैज 3 टाइप्स. नाउ वी नो दिस, एवरीबडी नोज दिस. देयर इज SO, 2 प्रॉपर्टीज मैक्सिमम यू कैन ट्रीट एज SO. इतने साल तक एक ही प्रॉपर्टी था. 2019 में अगर आप मेरा बजट कोड पढ़ते हो, बजट कोड पढ़ते हो, हर चैप्टर के एंड में एक बजट कोड होता है. आप देखना पीयूष गोयल जी ने अनाउंसमेंट किया था, आप देखना है क्या वही वाला कोड यूज किया है क्या? इस बार मैंने उधर चेंज किया है. किसका कोड है नीचे? पीयूष गोयल है क्या? तो पीयूष गोयल जी ने 2019 में 5 जुलाई 2019, जुलाई में कैसे क्या बजट आया? इंटरिम बजट था.
इलेक्शन वाले ईयर में। तो पीयूष गोयल जी ने उसके पहले तक एक ही घर वॉज ट्रीटेड एज एसओ। बजट वाले ईयर में उन्होंने 2 घर को एसओ ट्रीट करने का अलाउ किया था। बेनिफिट आपको इलेक्शन वाले ईयर में दिया था। बजट वाला मतलब वो इलेक्शन वाले ईयर में उन्होंने 2 एसओ किया था। सी दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन आई नो आई हैव सीन एक्ट्स फॉर सो मेनी ईयर। मुझे पता है कौन से ईयर में बजट वाला इलेक्शन वाला ईयर है, कौन से ईयर में क्यों प्रोविजन आया है। तो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू रिमेंबर। बोलते वक्त बोला है मिडिल क्लास लोगों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनका जॉब कहीं और होता है, उनकी फैमिली बच्चे कहीं और होते हैं, क्योंकि स्कूल की वजह से हम शिफ्टिंग नहीं करते। ये मिडिल क्लास लोगों के लिए हमने ये बेनिफिट किया है। ऑफ कोर्स वही मिडिल क्लास फिर आपको वोट, आप इनडायरेक्टली आप उनसे वोट की अपेक्षा कर रहे हो। बराबर है कि नहीं? यस। सो 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज टू एसओ। तो अ पर्सन कैन ट्रीट 2 प्रॉपर्टीज एज एसओ। देन एसओ के बाद देर इज एलओ विच इज एक्चुअली गिवन ऑन रेंट। ये क्या होता है? दिस इज एक्चुअली गिवन ऑन रेंट। डीएलओ ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको आप एसओ मान नहीं सकते और वो एक्चुअली रेंट पे दिया भी नहीं है। डीएलओ ट्रीट करना कोई गवर्नमेंट की गलती नहीं है, कोई अनफेयर नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। You are allowed to have 2 houses of your choice. I have a house in Pune and I have a house in मुंबई। कि बाबा कभी तो मुझे मुंबई में रिलेटिव्स है तो रहने के लिए जाना है, तो मुंबई का घर भी मैंने खाली रखा है, पुणे का घर भी खाली रखा है, तो मैं कभी पुणे रहती हूँ, कभी मुंबई में रहती हूँ। यार तुम 12 घर लो खरीदने के लिए और रह लो वहां पे, बट इतनी अगर तुम्हारी औकात है कि तुम घर को खाली रख सकते हो रहने के लिए, तुमको इतना दर्द। मेरे पास 3 घर है, पुणे, मुंबई एंड नागपुर। मैं तीनों घर खाली रखे, 4 महीने पुणे में, 4 महीने नागपुर में, 3-4 महीने मुंबई में। ऑल आई एम यूजिंग फॉर माई एसओ पर्पज। अरे तुम्हारे इतने भारी हो तुम, तुम्हारे पास इतने पैसे, तुमको चल रहा है वो घर खाली पड़ा है। किसी नॉर्मल व्यक्ति बोलेगा नहीं नहीं इतना क्या हो गया, नागपुर में मैं नहीं रही तो भी चलता, उस घर को रेंट पे दे दो, तुमको चल रहा है इतना, तुम्हारे पास पैसा है, यू डोंट माइंड, देन पे द टैक्स ऑल्सो, देन ट्रीट इट एज डीएलओ। कौन रखता है ऐसे घर खाली? हम तो नहीं रखेंगे, हम तो सोचेंगे ना यार रेंट आना चाहिए। एक्चुअली रेंट पे दे दिया तो एलओ ही हो गया। तो गवर्नमेंट ने कुछ गलत नहीं किया है, गवर्नमेंट सही करी है। गवर्नमेंट बोलते है 2 घर तक आप ऐसे रखो, ठीक है यार, उसके आगे और भी 3, 4, 5, 6 घर खाली पड़े तुम्हारे, मेरी मर्जी, इधर रहना है उधर, इतने पैसे, टैक्स भी पे करने के पैसे पे कर दो, ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी लेट आउट। तो डीएलओ माने विच इज कांट बी ट्रीटेड एज एसओ and it is not given on rent actually, so we are assuming you have given it on rent, it is DLO. okay, so DLO का मतलब क्या है? it is deemed to be let out. ये SO ट्रीट नहीं हो सकता, इसको एक्चुअली हमने रेंट पे दिया नहीं है, ये DLO है, it is deemed to be let out. तो इसमें कोई गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, लॉजिकल है। अब SO के प्रॉपर्टीज के हिसाब से HP, now what is very important, HP does not follow assessee's method of accounting, does not follow assessee's method of accounting. तो क्या ये आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है? नहीं। सो इट डज नॉट फॉलो, सॉरी, assessee's मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो एब्सोल्युटली assessee का मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो assessee's मेथड ऑफ अकाउंटिंग। नो, इट डजंट फॉलो योर मेथड ऑफ अकाउंटिंग। बराबर है क्या? तो ये आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं करेगा। तो ये कैसे करेगा? इसका फिक्स तरीका है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन वेदर योर प्रॉपर्टी इज अ एसओ प्रॉपर्टी, इट इज अ एलओ प्रॉपर्टी और इट इज अ डीएलओ प्रॉपर्टी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी है वो क्या है। वो एसओ है तो एसओ के रूल्स अप्लाई होंगे, डीएलओ है तो डीएलओ के रूल्स अप्लाई होंगे, और एलओ के लिए एलओ के रूल्स अप्लाई होंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। यहाँ पे तरीका एक ही है, फिक्स मेथड है, और वो मेथड क्या है अब मैं आपको सिखा रही हूं। अयो, बीच में गायब हो रहा है, व्हाट इज दिस? लेट इट बी, आई ड्रॉ द लाइन आफ्टरवर्ड। अरे जाने दो। अब सुनना, रेडी है क्या? अब सुनो, यहाँ पे it will start how? it will start with GAV.
GAV के बाद क्या आता है? लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस. ना दीज म्यूनिसिपल टैक्सेस कैन बी कॉल्ड बाय एनी नेम. मैं आपको इधर ही मैं बोल रही हूँ, सिर्फ GAV छोड़ के अभी मैं आपको पूरा क्लैरिटी दे दूंगी. लगभग HP का चैप्टर का मेजर पार्ट हो जाएगा. ऑफ कोर्स देयर आर अदर पार्ट्स लाइक समटाइम्स SO, समटाइम्स DLO एंड ऑल दैट स्टफ. आई विल बी डूइंग दैट. बट इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी चैप्टर. ना यहाँ पे देखो GAV के बाद हम क्या लेस करते बेटा? म्यूनिसिपल टैक्स. सो व्हाट यू गेट इज कॉल्ड एज द NAV. So what I get after that is called as the NAV. Now what happens here once I get the NAV? Now NAV के ऊपर आपको मिलते हैं 2 डिडक्शंस. तो HP क्या करता है? Directly it is going to go in for 2 expenses only. So you have only 2 deductions allowed and it is going to be less deductions. तो ये जो deductions है इनको बोलते हैं less deductions under section 24. अब ये डिडक्शंस क्या है? इसमें आता है 24A विच इज स्टैंडर्ड डिडक्शन. दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड एज 30% ऑफ NAV. अब ये एक बार आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया तो और कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा. ये फॉर्मेट आप पहले समझ लो. 24B इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. तो ऑफकोर्स टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से इसके रूल्स चेंज होंगे. अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो. बराबर है? Now what you get here is income from house property. Now pay attention, I'll explain. Now what happens for SO, what happens for DLO and what happens for LO? Are we ready? Now listen. SO property का GAV is nil. See, I'll tell you one thing. The basis of charge, section 22, यहाँ पे सबसे important part है, very important part, कि section 22 is the basis of charge. सेक्शन 22 क्या है? इज द बेसिस ऑफ चार्ज. अब बेसिस ऑफ चार्ज क्या होता है? मतलब GAV इज गोइंग टू बी घर की वैल्यू इज द इनकम. तो वी स्टार्ट विथ GAV. GAV इज द बेसिस ऑफ चार्ज. मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इनकम इज गोइंग टू बी GAV. मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इनकम इज गोइंग टू बी GAV. अब 2 मिनट ध्यान से सुनना. 2 मिनट लिखना बंद करो. फटाफट आप पहले समझ के लो. अब देखो ऐसे GAV ऑफ SO प्रॉपर्टी इज नील. क्योंकि जिस घर में रहते वहां से हम इनकम नहीं अर्न होता है. उसकी वैल्यू जो भी हो. अच्छा, GAV इज द बेसिस ऑफ चार्ज. घर की वैल्यू ही घर का इनकम है. ये मतलब ऐसी वैल्यू नहीं है. आप कंफ्यूज मत होना. 50 लाख का घर खरीदा तो GAV 50 लाख नहीं है. GAV जनरली रिप्रेजेंट्स द रेंटल वैल्यू. GAV जनरली रिप्रेजेंट्स द रेंटल वैल्यू. तो मार्केट वैल्यू नहीं है. घर 50 लाख में खरीदा तो मैं नहीं बोल रही 50 लाख आपका इनकम है. घर की वैल्यू ही घर का इनकम है. GAV रिप्रेजेंट्स द रेंटल वैल्यू. तो GAV ऑफ SO प्रॉपर्टीज नील. आप म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करोगे. अब बहुत ध्यान से सुनना. म्यूनिसिपल टैक्सेस आर अलाउड ऑन सबसे पहले पेमेंट बेसिस. अब ध्यान से सुनना. पेमेंट बेसिस पे करोगे तो अलाउ होगा. एंड पेमेंट हैज टू बी डन बाय द टेनेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पेमेंट बेसिस पे अलाउ होंगे. और ये म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट किसने करना चाहिए? टेनेंट. अगर वहां पे टेनेंट और ओनर लैंडलॉर्ड ऐसा है तो. पूरा एक 10-15 मिनट मुझे दो तो आपको बहुत फंडा आपका क्लियर हो जाएगा. 9:45 का लॉ है तो अनदर 10 मिनट्स तो आई कैन टेक एंड आई कैन फिनिश दिस मेजर पार्ट ओवर हियर. अब देखना, म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है ये पेमेंट बेसिस पे. GAV जो होता है, अगर आपको रेंट मिल रहा है ना तो ये जनरली एक्रूअल बेसिस पे होता है. जब मैं आपको अभी सिखाऊंगी तो आपको समझेगा और भी. और आपका जो इंटरेस्ट होता है इट इज ऑन एक्रूअल बेसिस. आपने पे किया या नहीं किया तो भी अलाउ हो जाता है. इन शॉर्ट इसीलिए मैंने ऊपर आपको लिख के दिया HP डज नॉट फॉलो असेसीज मेथड ऑफ अकाउंटिंग. या आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करता. HP आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करता. म्यूनिसिपल टैक्सेस पेमेंट बेसिस. GAV का रेंटल इनकम एक्रूअल बेसिस. एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑन एक्रूअल बेसिस. पे नहीं किया, पे किया नहीं किया हमें फर्क नहीं पड़ता, वो अलाउ होगा. एक और चीज याद रखना, इनकम HP का आ रहा है तो खर्चे भी HP से रिलेटेड होंगे. म्यूनिसिपल टैक्स घर का होगा. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल घर के लिए होगा. आप घूमने के लिए वर्ल्ड टूर के लिए गए, बेटी की शादी के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए, बॉस वो इंटरेस्ट यहां नहीं आ रहा है.
एचपी का इनकम है तो खर्चा भी एचपी का होना चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल होता है हमेशा, आप एक चीज याद रखो। अब यहां पे एसओ का जीएवी नील होगा। एसओ प्रॉपर्टी के लिए क्या हम म्युनिसिपल टैक्सेस पे नहीं करते, बट इनकम टैक्स उसको खर्चा अलाउ नहीं करता है। तो मैम मैंने वो म्युनिसिपल टैक्स पे किया तो उसका मैं क्या करूं? हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे। जिस दिन आप ये समझ लोगे कि इनकम टैक्स का वर्किंग अलग होता है और अकाउंटिंग अलग होता है, योर लाइफ इज सॉर्टेड। अकाउंटिंग नहीं सिखा रही हूं मैं आपको, ये जो वर्किंग हो रहा है ये इनकम टैक्स के लिए अलग वर्किंग हम सबमिट करते हैं। तो बच्चों को लगता है हाँ मैम म्युनिसिपल टैक्स एसओ का मैंने तो पे किया, अब उसका क्या करूं? बुक्स में एंट्री करके मस्त सजा के रखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स वर्किंग में वो अलाउ नहीं होगा, इनकम टैक्स वर्किंग में वो अलाउ नहीं होगा। तो वो डैश हो जाएगा। तो कैन आई से जीएवी ऑफ एसओ प्रॉपर्टी इज ऑलवेज नील? यस। स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इट इज 30% ऑफ एनएवी। एनएवी जीरो तो ये भी जीरो हो गया। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विल बी अलाउड बट इट विल कम विथ सम कंडीशंस। ये अलाउ होगा बट यहाँ पे एक एस्ट्रिक मार्क आता है बढ़िया सा, क्योंकि आपको होता है ना कंडीशंस अप्लाई, कुछ तो बेनिफिट आते हैं बट कंडीशंस अप्लाई। तो वो क्या कंडीशंस है अब मैं बताऊंगी। तो ये क्रॉस एक्स हो जाएगा, मतलब नेगेटिव आएगा जनरली आपका एसओ प्रॉपर्टी। अब एलओ प्रॉपर्टी के लिए हम जीएवी कैलकुलेट करेंगे। यहां पे मैं सिखाती हूँ स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। मेरा जीएवी कैलकुलेशन होता है स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 के हिसाब से मैं कराऊंगी। म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, पेमेंट शुड बी डन बाय द टेनेंट। तो जो भी है वो अलाउ होगा, तो आपको एनएवी को कुछ वैल्यू आएगी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी होगा। क्रॉस इज इंडिकेटिंग कि इसको कुछ वैल्यू है। अब जब 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ हो जाता है, एक्चुअल एक्सपेंसेस आर इग्नोर्ड। एक्चुअल खर्चा कम हो, उस साल ना हो, या एक आध साल में आपने मेंटेनेंस के लिए पेंटिंग करवाया, वाटर प्रूफिंग करवाया, आपका एक्चुअल खर्चे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी का रिपेयर, प्रॉपर्टी का पेंटिंग, सोसाइटी मेंटेनेंस, आप जो भी खर्चे दे रहे हो, आई रियली डोंट केयर। व्हाट इज अलाउेबल इज ओनली 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड इट्स फिक्स फॉर एवरीबडी। खर्चा हो या खर्चा ना हो, खर्चा हो या खर्चा ना हो, आपको फिक्स 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है। ओके। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एट एक्चुअल, यहां पे नो लिमिट, यहां पे कोई लिमिट नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पे लिमिट है। एसओ में लिमिट है, डीएलओ को कोई लिमिट, एलओ को लिमिट नहीं है। तो जो भी आंसर आएगा क्रॉस आएगा आपका वहां पे। अब एलओ, डीएलओ में हम सिर्फ स्टेप 1 यूज करते हैं, सिर्फ स्टेप 1 होता है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेमेंट बेसिस, पेमेंट टू बी डन बाय द टेनेंट। डीएलओ में तो टेनेंट नहीं होता, आप ही होते हो। आपने पे किया तो अलाउ होगा, टेनेंट ने पे किया तो कभी भी जनरली ये खर्चा अलाउ नहीं होता। म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू हो गए बट पे नहीं किया, अलाउ होगा क्या? नहीं। म्युनिसिपल टैक्सेस आर अलाउड बाय टेनेंट, जनरली यू शुड पे इट। जहां जहां अगर टेनेंट है उसने पे किया तो वो अलाउ नहीं होगा। आपने पेमेंट करना चाहिए तो खर्चा अलाउ होगा। म्युनिसिपल टैक्सेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, बराबर है क्या? डीएलओ में तो आप ही हो, टेनेंट होता है क्या? नहीं। डीएलओ में टेनेंट होता है क्या? नहीं, तो यू शुड पे इट। एलओ में टेनेंट होता है बट वहां पे जानबूझ के देते हैं, टेनेंट ने पे किया, टेनेंट ने पे किया तो अलाउ नहीं होगा। क्या हो गया? डीएलओ में टेनेंट नहीं होता, एलओ में टेनेंट ने पे किया तो अलाउ नहीं होगा। दैट्स द रूल। टेनेंट ने पे किया तो इट इज नॉट अलाउड। क्रॉस कर दो, टेनेंट ने पे किया तो इट इज नॉट अलाउड। ओनर शुड पे। ए घर तेरा है, म्युनिसिपल टैक्स तेरे टेनेंट ने पे किया, तू खर्चा क्यों क्लेम कर रहा है फिर? हाँ, municipal taxes are allowed on payment basis and payment should be done by the owner. Payment should be done by the owner. If tenant pays municipal taxes, it is not allowable. If tenant pays municipal taxes, it is not allowable. Municipal taxes are due but not paid, not allowable.
डीएलओ में जितना भी म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउ होगा, टेनेंट ने अगर म्यूनिसिपल टैक्स पे किया तो प्लीज उधर क्रॉस कर दो। मेरा क्रॉस करना रह गया होगा, फटाफट बात करते करते लिखना वो स्पीड में वो रह गया होगा। अब एनएवी आएगा, क्रॉस क्रॉस, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, देयर इज नो लिमिट, जितना है उतना अलाउ होगा, कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट, नो लिमिट। करेक्ट है क्या? ए करेक्ट है क्या? अब सुनना, फॉर एसओ एलओ डीएलओ कॉमन है, लोन कैन बी टेकन फ्रॉम बैंक, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, चलता है, एक्सेट्रा चलता है, ये कॉमन है। फॉर एसओ एलओ डीएलओ लोन किससे ले सकते हैं? बैंक, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, किसी से भी ले सकते। तीनों के लिए कॉमन है, तीनों के लिए और एक चीज कॉमन है, लोन कैन बी फॉर व्हाट पर्पस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लोन? तीनों के लिए है वो, एसओ एलओ डीएलओ, लोन कैन बी फॉर परचेज, सेम पॉइंट है, फॉर एसओ एलओ डीएलओ। फर्स्ट पॉइंट, एसओ एलओ डीएलओ लोन कैन बी टेकन फ्रॉम बैंक, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। दूसरा, फॉर एसओ एलओ डीएलओ व्हाट इज द पर्पस ऑफ लोन? तीनों के लिए सेम है, क्या? परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन एंड रिपेयर्स। पांचों पर्पस के लिए हम ले सकते। If loan is taken for payment of municipal tax, interest is not allowable. Clear? लोन किसके लिए लिया? If loan is for payment of municipal tax, then interest is not allowable. समझ में आ रहा है क्या? लोन इज फॉर एसओ एलओ डीएलओ लोन टेकन फ्रॉम बैंक, फ्रेंड, रिलेटिव चलता है। एसओ एलओ डीएलओ के लिए पर्पस क्या है बोल दिया, इफ लोन इज फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। नाउ द फोर्थ पॉइंट विच इज देयर, दिस अप्लाइज ओनली फॉर एसओ प्रॉपर्टी, एंड व्हाट इज दैट? इंटरेस्ट हैज अ लिमिट और मैक्सिमम सीलिंग, लिमिट फॉर इंटरेस्ट। तो ये लिमिट कितना है? दिस लिमिट इज आइदर 2 lakhs और इट इज 30,000। लिमिट कितना है? आइदर 2 lakhs और 30,000। लिमिट इज आइदर 2 lakhs और लिमिट इज 30,000। ध्यान में आ रहा है क्या सबको? बराबर है। अब 2 lakhs, ऑलवेज फर्स्ट चेक फॉर 2 lakhs। पहले कौन सा लिमिट चेक करने का? 2 लाख। तो 2 लाख का लिमिट कब होता है? इफ लोन इज ऑन और आफ्टर 1 April 99। ये 2 लाख का लिमिट किसके लिए? दिस इज ओनली फॉर एसओ प्रॉपर्टी। माने एलओ डीएलओ, इसको 2,30,000 का कोई लिमिट नहीं है, जितना इंटरेस्ट है उतना अलाउ होगा। अब लोन का लिमिट क्या है? लोन का कंडीशंस क्या है? लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 April 99। दूसरा, द लोन इज फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेजेस, दोनों के लिए। अच्छा मैम, वो रिपेयर रेनोवेशन उसके लिए लिया तो लिमिट 2 लाख नहीं है, तो लिमिट 30,000 हो जाएगा। 2 लाख की लिमिट के कंडीशंस बता रही हूँ। लोन शुड बी ऑन और आफ्टर 1 April 99। लोन 99 के बजट में 30,000 से लिमिट 2 लाख बन गया, इसलिए 99। तो लोन इज ऑन और आफ्टर 1 April 99, लिमिट इज 2 lakhs
loan should be for purchase or construction. All three conditions should be satisfied. All three conditions satisfy करोगे तब जाके वो 2 लाख की लिमिट आएगी. तीसरा है if loan is for construction, then complete construction within 5 years. ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो 2 lakhs, otherwise limit is 30,000. Now when is the limit of 2 lakhs? Please understand 2 lakhs का लिमिट कब है? 2 lakhs का लिमिट तभी है जब लोन आफ्टर 99, माने लोन बिफोर 99 आ गया तो 30,000, लोन परचेस कंस्ट्रक्शन को छोड़ के रिपेयर वगैरह के लिए आ गया तो भी 30,000. रिपेयर, रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन आप कभी भी ले लो, बिफोर आफ्टर फर्क ही नहीं पड़ता, लिमिट विल ऑलवेज बी 30. क्योंकि 2 लाख की लिमिट के लिए आई शुड सेटिस्फाई 1 and 2 and 3, ऑल 3 हैव टू बी सेटिस्फाइड. आई हैव टू सेटिस्फाई ऑल 3 कंडीशंस. So it is 1 and 2 and 3, तब जाके आपको 2 लाख की लिमिट वो नहीं हो रही है तो 30,000 की लिमिट. ये लिमिट सिर्फ एसओ के लिए है और एलओ डीएलओ के लिए कोई भी लिमिट नहीं है. सो ये आपका 4th पॉइंट हो गया. मतलब आपका 5th पॉइंट ये बोलेगा फॉर एलओ डीएलओ इंटरेस्ट डज नॉट हैव एनी लिमिट. तो फॉर एलओ डीएलओ इंटरेस्ट को कोई लिमिट है क्या? नहीं है. इंटरेस्ट डज नॉट हैव एनी लिमिट. सही है क्या? ध्यान में आ गया क्या आपके? पक्का? ये देखो लगभग हमारा मेजर पार्ट्स हो गया. अभी यहाँ पे क्या क्या पॉइंटर्स है आपको याद रखने? 6 पॉइंट. तो म्युनिसिपल टैक्सेस इफ पेड बाय टेनेंट इट इज नॉट अलाउड. म्युनिसिपल टैक्सेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस. वन स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड, नो अदर एक्सपेंसेस विल बी अलाउड. इंटरेस्ट विल बी ऑलवेज टेकन ऑन एक्रूअल बेसिस. पेड हो अनपेड हो डजेंट मैटर, इंटरेस्ट हमेशा अलाउ होगा. ये एचपी में ऐसा ही होता है. एचपी बोलते हैं हम तुम्हारी मेथड ऑफ अकाउंटिंग को देखते ही नहीं है, हमारे हिसाब से आपको वर्किंग करना पड़ेगा. अब इस इंटरेस्ट की लिमिट में whenever I say interest also includes प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. यहां पे 2 ही चीजें कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, वो इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन एंड जीएवी. तो यहां पे अंडरस्टैंड कि इंटरेस्ट ऑल्सो includes pre-construction interest. Interest will also include what? Pre-construction interest. बरोबर है का? So interest will also include pre-construction. How to calculate pre-construction? I will tell you that. अभी मैं प्री कंस्ट्रक्शन का सिर्फ फॉर्मूला एक आप लिख के लो, मैं एक फॉर्मूला के तरीके से बताती हूँ तो वो इजी हो जाता है. ठीक है. तो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर जीएवी कैलकुलेशन है और फिर 2-3 चीज़ें यहाँ वहाँ की है. अगर एसओ है एलओ है ऐसा है तो क्या वो 3-4 ही पॉइंट्स बचेंगे मतलब. तो जो भी है कल जितना भी अपने को कंप्लीट करके फिर जो क्वेश्चन सॉल्विंग लगा हम लोग कर लेंगे. अब यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला लिखो. डेट ऑफ टेकिंग द लोन, till date of repayment of loan, or we consider 31st March immediately preceding the date of completion. दोनों में से whichever is earlier. How and what is the logic, ये क्या है मैं आपको बताऊंगी.
whichever is earlier. Downward arrow is whichever is earlier. बराबर है क्या? तो इसका मीनिंग और ये कैसे वर्किंग होता है ये मैं कल एक्सप्लेन करती हूँ. एक मिनट, यहाँ पे हम लोग अभी 7 पॉइंट या नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लिखते हैं जीएवी कैलकुलेशन. जस्ट एटलीस्ट 1 और 2 थिंग्स लेटर्स जितना हम कर सकते हैं लिख सकते हैं. प्री कंस्ट्रक्शन बड़ा है तो वो मैं अभी नहीं पूरा कर पाऊंगी. अब है यहाँ पे नेक्स्ट मुद्दा क्या है हमारा, जीएवी कैलकुलेशन. जीएवी कैलकुलेशन में पहला स्टेप 1 है. स्टेप 1 इज कॉल्ड एज ईआर. is called as ER. What is ER? Expected rent. अब ER कितना मिलेगा आपको? ये ER क्या होगा? Expected rent is municipal valuation MV और FR. FR क्या होता है? Fair rent. What is fair rent? Rent of a similar kind of property. Between MV and FR we choose whichever is higher subject to standard rent. ER का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट. ER का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट. बरोबर ना? लिख के लो. अब म्युनिसिपल वैल्यू ये आपको डायरेक्टली दिया जाएगा क्या? हाँ, म्युनिसिपल वैल्यू वो वैल्यू होता है जो कॉर्पोरेशन या लोकल अथॉरिटी करता है सो दैट दे कैन कैलकुलेट द म्युनिसिपल टैक्सेस. फेयर रेंट इज रेंट ऑफ अ similar kind of property. Fair rent is rent of similar kind of property and standard rent is the rent given as per the Rent Control Act. ये तीनों फिगर्स आपको रेडीमेड दी जाती है. म्युनिसिपल वैल्यू वो वैल्यू है जिसपे कॉर्पोरेशन टैक्स निकलता है, म्युनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्सेस. फेयर रेंट इज रेंट ऑफ नेबरहुड, सिमिलर प्रॉपर्टी का रेंट इतना मिलेगा, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्टली फेयर रेंट. स्टैंडर्ड रेंट इज द रेंट कंट्रोल एक्ट. ये टेनेंट्स के लिए बनाया गया है कि एक इतना ही लिमिट है, इसके ऊपर आप रेंट नहीं लगा सकते. ये रेंट कंट्रोल एक्ट कुछ स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं है. सो ER इज द एक्सपेक्टेड रेंट. कि आपको एक्सपेक्टेड रेंट क्या है? चलो बोलो मेरे साथ. MV और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट. बोलो MV और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट. अब मान के चलो MV इज 100, फेयर रेंट इज 110, standard rent is 120. Now what will be your ER or what will be your step 1? आपको क्या करना है? Between MV और fair rent दोनों में से choose whichever is higher amount. तो higher amount क्या है? 110. Is this 110 within the limit of 120? Yes, I have no problem. Then it will become 110. Second, MV is 100, fair rent is 110, but standard rent is 115. MV और fair rent दोनों में से whichever is higher. What is higher? 110. Check it is within the limit of 115. No, then restrict it to 115. एक बार आपने दोनों में से whichever is higher चूज कर लिया, then ignore the other amounts. क्या हो गया? ओ सॉरी 105 देती हूँ. सॉरी 105. Between 100 and 110, what is higher? 110. Is that 110 greater than 105? It has to be within the limit. तो उसको लिमिट के अंदर रखना पड़ेगा, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? 105 रखना पड़ेगा. So then this will come to 105. Third, anything can, this can be 102, this can be 106. Oh no, I'll say this is 100 and then this is 105. Third में क्या होगा? 102 और 100 दोनों में से whichever is higher. 102. But is 102 within the limit of 105? Yes, then it will be 102. सही है क्या?
किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ये कौन सा स्टेप हो गया? स्टेप 1. स्टेप 1 इज एक्सपेक्टेड रेंट. डीएलओ खत्म हो गया. डीएलओ के लिए स्टेप 1 के हिसाब से जीएवी होता है, क्योंकि उधर एक्चुअल होता ही नहीं है. स्टेप 2 जो होता है वो क्या होता है? एक्चुअल. ध्यान में आ रहा है क्या सबके? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सो शुड आई स्टॉप हियर? क्या हो गया बोल? हाँ, आई डोंट नो. अंकिता विल टेक हाउ मच टाइम? आई डोंट नो. शी सेड 9:45 ना. पूरा तो नहीं कर पाएंगे, स्टेप 2 तक तो पक्का कर सकती हो. स्टेप 2 लिखते हैं. स्टेप 2. स्टेप 2 क्या होता है? एक्चुअल. स्टेप 2 इज एक्चुअल एंड स्टेप 1 इज एक्सपेक्टेड. ये AR होता है, एक्चुअल रेंट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज AR. इट इज AR इज द एक्चुअल रेंट. ठीक है. अब एक्चुअल रेंट कैसे होता है? एक्चुअल रेंट कैसे निकलता है? व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एक्चुअली. सो दिस इज योर एनुअल रेंट. क्या ये आपका एनुअल रेंट लेस अनरियलाइज रेंट लेस लॉस ड्यू टू वेकेंसी. तुमको भी ऐसे ही सिखाया स्टेप 2? हाँ, मैं स्लाइड यहाँ पे रीजंस में थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ, सिंप्लीफाई करूंगी और उसको. एनुअल रेंट लेस अनरियलाइज रेंट लेस लॉस ड्यू टू वेकेंसी. ये जो आता है इसको बोलते हैं स्टेप 2. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेकेंसी? यू वांटेड टू स्टे देयर. नहीं, वांटेड टू गिव ऑन रेंट but you did not get tenant. वेकेंसी का मतलब है आपको रेंट पे देना था बट आपको टेनेंट नहीं मिला. ये सब एक्चुअल है. ऊपर जो है वो एक्सपेक्टेड है. तो एक्चुअल रेंट लेने का साल भर का. लेस अनरियलाइज रेंट इज बैड डेट्स जो नहीं मिला. एंड लॉस ड्यू टू वी मतलब वेकेंसी. ठीक है क्या? अब मैं कल ही कंटिन्यू बिकॉज इसके आगे वो रीजंस एंड ऑल विल नीड टाइम. ऐसे हाफ हार्टेडली नहीं करना है, फिर वो एकदम 5 मिनट है तो फिर से एक्सप्लेन, ऐसा नहीं. ठीक है, अभी डन. पक्का? यस. सो वील स्टॉप हियर. कल मैं आपको मिलूंगी. यस, 7:30 में ट्राई करूंगी आने का. बिटवीन 7:30 एंड 7:40 वील डेफिनेटली स्टार्ट द क्लास. ओके. यस. सो थैंक यू. थैंक यू सो मच. कॅमेरा का रे ब्लिंक होतोय मध्ये मध्ये? एक मिनट. प्री कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट दिखाओ. एक मिनट. हाँ, ये लो, देख लो. डन है क्या? ए लाइव स्ट्रीमिंग वाले डन है क्या? बाय. सी यू देन. बाय बाय. होमवर्क चेकिंग करूँ क्या अभी कोई? अब भी नहीं मॅम. क्यों अब भी नहीं? मैं उधर रेकॉर्ड करू क्या? कुठली क्लासरूम आहे का इथे? बेंच कॅमेरा सेटअप आहे का सगळा शेजारी? आलेत का? बरं, बघते. 2 मिनट देखती हूँ. मुझे कुछ होमवर्क चेकिंग अगर करना होगा तो एक आधे घंटे का मैं कर लूँगी. क्या है होमवर्क चेकिंग में लेकिन? 3 and 7 कंबाइंड वाले. कल करूँगी मैं चेक. कल मैं रोकूंगी नहीं, मतलब इधर लॉ होगा तो भी मैं उधर होमवर्क चेकिंग करूँगी. हाँ चलेगा. चलेगा क्या? हाँ हाँ, वही तो. तू वैसे भी कल वीडियो से ही करने वाला है. ठीक है, विल डिसाइड. ठीक है ना? हाँ, हो गया.